तो आज का हमारा क्लास जो होने वाला है एक डेमो क्लास होगा, जहां पे मैं आपको आरएलसी का जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को हम किस प्रकार से समझेंगे, किस प्रकार से सर्किट में मॉडिफिकेशन करेंगे, किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ेंगे, उसी सब की चीज़ के बारे में एक कोर्स आने वाली है। उसी का हम एक डेमो क्लास आज लेने वाले हैं। हमारा जो कोर्स होने वाला है, इस कोर्स का नाम है इलेक्ट्रीशियन टू इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग में यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम दिया गया है। तो इस डायग्राम को हम पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाए गए, कैसे काम कराए, उस कंपोनेंट को किस प्रकार से यूज करेंगे, प्लस इस वाले सर्किट डायग्राम है यदि हमें किसी प्रकार का और मॉडिफिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, ये सब चीजें इस वाले क्लास के माध्यम से समझने वाले हैं। तो यहां पे आप देखोगे ये जो मेरा ड्राइंग है ये एक स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली ड्राइंग है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये जो ड्राइंग है इस ड्राइंग को पूरा पढ़ के आप बताओ कि जो स्टार्टर है पैनल है कैसे वर्क कर रहा है, या फिर मैं आपको सिंपली इसी में बोल दूं कि आपको यहां पे एक सेंसर लगाना है। सिंपल से बोल दिया मैंने, एक सेंसर आपके पास में है जो कि डीसी पावर सप्लाई पे काम करेगा। उस वाले सेंसर को इस वाले सर्किट में ऐड करना है। क्या आप ऐड कर पाओगे? नहीं सर। नहीं कर पाओगे ना। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको कभी इस तरीके से किसी ने समझाया नहीं कि किस प्रकार से आप वर्क करोगे। वो सब चीजें मैं आपको इस वाले क्लास में थोड़ा सा डेमो दिखाऊंगा कि आगे जो हमारा लाइव क्लास आने वाली वहां पे क्या करोगे, किस टाइप से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखोगे यहां पे लिखा गया है 415 वोल्ट 3 फेस 4 वायर बस बार। 4W का मतलब क्या होता है? 4 वायर। ठीक है, यहां पे हमारे पास में इनकमिंग पावर सप्लाई आया है। इस इनकमिंग पावर सप्लाई को हमने यहां पे किसके साथ कनेक्ट किया है? ये क्या चीज का सिंबल है? एमसीसीबी। एमसीबी का। एमसीसीबी भी आप बोल सकते हो। एमसीबी अगर आपका करंट ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या यूज होगा? एमसीसीबी। अगर आपका करंट जो है वो करंट कम रहता है तो वहां पे आपको एमसीबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एमसीबी से पावर सप्लाई जो जाता है वो पावर सप्लाई डायरेक्टली हमारे किस में जाएगा? ये किस चीज का सिंबल है? कॉन्टेक्टर। तो कॉन्टेक्टर जो होगा उस कॉन्टेक्टर को हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अब इस कॉन्टेक्टर में यहां पे देखोगे RYB लिखा हुआ है। अब यहां पे बताइए कि आर फेस का पावर सप्लाई जो जा रहा है किस वाले टर्मिनल पे, कॉन्टेक्टर के किस टर्मिनल पे पावर सप्लाई को कनेक्ट किया गया है? आर फेस का पावर सप्लाई L1 में सर जी हम ड्यूटी में है इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, साउंड जाता होगा आपके यहाँ। कोई इशू नहीं। चलिए, तो यहां पे आप देखोगे मेरे पास में एक कॉन्टेक्टर है। ये वाला कॉन्टेक्टर है ना, जो डायग्राम में बताया गया है जो ड्राइंग के माध्यम से, वही चीज यहां पे मैंने आपको पिक्चर दिखा दिया। अब इसमें देखोगे यहां पे लिखा हुआ है L1। तो जो आपका आर फेस का पावर सप्लाई आ रहा है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर का जो L1 टर्मिनल यहां पे दिया गया है, ये वाला, इस टर्मिनल पे आर फेस का पावर सप्लाई को लाके यहां पे कनेक्ट किया गया है डायग्राम के अकॉर्डिंग। ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं ना? बराबर। ठीक है, सेम तरीके से आपका यहां पे वाई फेस का पावर सप्लाई जो होगा उसको भी लाके यहां पे इस वाले टर्मिनल पे L2 टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया होगा, और बी फेस के पावर सप्लाई को लाके आपका जो यहां पे L3 का टर्मिनल है उस टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया होगा। ऐसा ही रहता है ना। अब यहां पे आपका जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को आप यदि चालू करोगे तो पावर सप्लाई कहां से मिलेगा? क्या पावर सप्लाई हमें यहां पे 14 नंबर और जो हमारा यहां पे 22 नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल से पावर सप्लाई मिल जाएगा। मैंने यहां पे आर फेस का पावर सप्लाई, वाई फेस का पावर सप्लाई, बी फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया, तो क्या मुझे यहां से पावर सप्लाई मिल सकता है? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये कौन सा टर्मिनल है, किस लिए यूज होगा? ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी टर्मिनल है। ऑक्सिलरी टर्मिनल जो होता है उसका सर्किट अलग बिल्ड किया जाता है और पावर टर्मिनल जो होता है उसका सर्किट अलग होता है। पावर टर्मिनल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? आपका जो इलेक्ट्रिकल पैनल है उस पैनल में जो हैवी करंट फ्लो होगा, उस हैवी करंट को फ्लो करवाने के लिए कॉन्टेक्टर का जो पावर कॉन्टैक्ट है उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप देखोगे अगर हम यहां पे जो L1 L2 L3 इन 3 टर्मिनल पे पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं तो इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें T1 T2 और T3 से मिलेगा। क्लियर है? लेकिन यहां पे पावर सप्लाई कब मिलेगा, किस कंडीशन में पावर सप्लाई मिलेगा? जब A1 A2 को सप्लाई, जब आप यहां पे A1 टर्मिनल और A2 टर्मिनल पे फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई यहां पे कनेक्ट करते हो उस कंडीशन में। अब देखो यहां पे बोला गया है कि जो हमारा पावर सर्किट है उसमें पावर सप्लाई यहां पे दिए और इसका आउटपुट पावर सप्लाई यहां से लेके चलेगा एक डिवाइस में कनेक्ट कर दिए। अब ये डिवाइस कौन सा है? ये किस चीज में पावर सप्लाई दिया जा रहा है? ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले में पावर सप्लाई किस कंडीशन में जाएगा? क्या यहां पे डायरेक्टली पावर सप्लाई आ जाएगा इस जगह तक? अभी के टाइम पे मैं क्या करता हूं, मल्टीमीटर लेता हूं, उस मल्टीमीटर को यहां पे डायरेक्टली
इस वाले ओवरलोड रिले के ऊपर में टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल पे L1 L2 L3 जो पिन होता है, आप मान लीजिए पिन ऊपर का जो टर्मिनल है उस पे मैंने मल्टीमीटर के प्रोब को लगा दिया। क्या मुझे यहाँ पे पावर सप्लाई मिल जाएगा? क्या लगता है? अगर मैं यहाँ पे मल्टीमीटर के जरिए वोल्टेज को चेक करूं इस दो जगह पे, तो क्या मुझे वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा? नहीं सर। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे हमारा एक कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर में यहाँ पे आप देखोगे ओपन सर्किट है, इस जगह तक पावर सप्लाई तो डायरेक्टली आएगा। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूं तो मुझे यहाँ पे फेज सप्लाई मिल जाएगा, लेकिन इसके आउटपुट पे पावर सप्लाई तभी जाएगा जब हम इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू करते हैं। ऐसा ही है ना? अब इसको चालू करने के लिए इस वाले ड्राइंग में आपको क्या करना पड़ेगा? क्या चीज लगता है कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा जिससे कि ये कॉन्टेक्टर हमारा चालू हो जाए, इसके चालू होने के बाद ओवरलोड रिले में पावर सप्लाई चला जाए? आप देखोगे यहाँ पे अलग से एक और सर्किट डायग्राम बनाया गया जिसको हम कंट्रोल सर्किट डायग्राम कहते हैं। इस कंट्रोल सर्किट डायग्राम में यहां पर आप देखोगे लिखा हुआ है CM जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को हमें चालू करना पड़ेगा, मतलब कि इस कॉन्टेक्टर के कॉइल में पावर सप्लाई देना पड़ेगा, तब जाके हमारा कॉन्टेक्टर चालू होगा। क्या मैं यहाँ पे CS वाले कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई देकर चालू कर सकता हूँ मोटर को? अभी जो ओवरलोड रिले हमारा था उस ओवरलोड रिले को हम पावर सप्लाई दे सकते हैं क्या इस वाले कॉन्टेक्टर के कॉइल को पावर सप्लाई प्रोवाइड करके? क्या लगता है आपको? दे सकते हैं। नहीं ना, क्योंकि आप देखोगे यहां पे जो हमारा सिंबल है, कॉन्टेक्टर का जो सिंबल है, इस सिंबल के ऊपर में यहां पे साइड में लिखा हुआ है CM, मतलब कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्टर का नाम क्या हो गया? CM। तो इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट यदि हमें करना हो तो हमें इस वाले कॉइल को पावर देना होगा। इस कॉइल को पावर देंगे तो ये कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा और इसके चालू होने से पावर सप्लाई जो है वो पावर सप्लाई आगे फ्लो होकर हमारे इस ओवरलोड रिले को चला जाएगा। अब ओवरलोड रिले का इस्तेमाल आखिर क्यों किया गया? यहाँ पे इसको लगाने के पीछे का रीजन क्या है? ओवरलोड रिले का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ओवरलोड से ज्यादा लोड थर्मल होने से, प्रोटेक्शन करंट के होने लिए, से ट्रिप कर दिएगा सर। थर्मल प्रोटेक्शन के लिए। जी, प्रोटेक्शन के लिए आपका जो मोटर है उस मोटर में यदि बाई चांस किसी भी कारण से ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए तो हमें मोटर को प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। क्या हम मोटर को ज्यादा करंट देते रहेंगे? ऐसा रहता है क्या? नहीं ना, हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। प्रोटेक्ट करने के लिए हम ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं। ओवरलोड रिले के अंदर में एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगा होता है, उसके वजह से हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो हमारा जो ओवरलोड रिले, इसमें आप देखोगे यहाँ पे 3 पिन दिया हुआ है। इस पिन का जो नंबर होता है आप सिंपली समझिए, ये 1 नंबर का पिन, ये 2 नंबर का पिन और ये 3 नंबर का पिन, सॉरी 1, 3 और 5 नंबर का पिन होता है। 1 ये वाला पिन हो गया था, इसका आउटपुट पावर सप्लाई जो होगा वो हमें यहाँ पे T1 से मिलेगा और इसका नंबर होता है 2। जो 3 नंबर पे पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे उसको पावर सप्लाई हमें T2 पे मिलेगा, या फिर आप 4 नंबर का पिन समझ सकते हो। 5 नंबर के पिन पे जो पावर सप्लाई दोगे वो पावर सप्लाई आपको 6 नंबर पिन से मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों के लिए। अभी जो मेरा ओवर कॉन्टेक्टर था जो कि यहाँ पे ओवरलोड रिले के ऊपर में लगा था, यहाँ पे ओवरलोड रिले के कॉन्टेक्टर के साथ में ये कनेक्ट है और कॉन्टेक्टर का जो पावर सप्लाई है उसको मैंने चालू कर दिया और इस वाली जगह पे पावर सप्लाई आ चुका है। अब क्या यहाँ पे मुझे डायरेक्टली पावर सप्लाई मिल जाएगा? जी सर, मिल जाएगा ना। अगर मैंने यहाँ पे ओवरलोड रिले के ऊपर में पावर सप्लाई दे दिया तो ये पावर सप्लाई हमेशा हमारे आउटपुट में मिलता रहेगा, चाहे हमारा ओवरलोड रिले चालू हो बंद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद दिमाग मतलब कि ओवरलोड रिले हमारा नॉर्मल कंडीशन में या फिर ट्रिप कंडीशन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस जगह पे हमें पावर सप्लाई हमेशा मिलते रहेगा। अब एक चीज देखिएगा, ओवरलोड रिले जो होता है, इस ओवरलोड रिले में आपको 2 और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मिलते हैं, NO NC, ठीक है। तो NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल हम किस जगह पे करते हैं? ट्रिप इंडिकेशन के लिए। अगर आपका ओवरलोड रिले ट्रिप हो चुका है तो उसका यदि आपको इंडिकेशन चाहिए तो उस कंडीशन में आपको ओवरलोड रिले का जो NO कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल करना होता है। और आपको यदि ओवरलोड रिले के जरिए कॉन्टेक्टर को बंद करना है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? ओवरलोड रिले का NC कॉन्टैक्ट आपको यहां पे इस्तेमाल करना होगा। मतलब कि यहां पे 95 और 96 नंबर का टर्मिनल जो है, इस टर्मिनल का आपको इस्तेमाल करना होता है। क्लियर है? अब यहां पे देखोगे इस ओवरलोड रिले का मैंने यहां पे सिंबल बनाया हुआ। इस सिंबल को आप समझ सकते हो क्या कि इस सिंबल का मतलब क्या हुआ, कैसे काम करेगा? यहां पे एक चीज बताइए, मेरा जो यहां पे 95 और 96 नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे मैंने फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया और इसके आउटपुट से एक लाइट को मैंने कनेक्ट कर दिया यहां पर और इसको न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। ठीक है, सेम चीज मैंने यहां पे किया। एक और क्या करता हूं, यहाँ पे फेज सप्लाई जो मेरा है उस फेज सप्लाई के साथ में मैं एक वायर कनेक्ट करता हूं और इस वायर को यहाँ पे 97 पे कनेक्ट कर दिया और इसके जरिए मैं एक दूसरे लाइट को कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। फिलहाल के टाइम पे मेरा ओवरलोड रिले नॉर्मल कंडीशन में है। इस कंडीशन में कौन सा लाइट यहाँ पे ग्लो होगा? रेड वाली की दूसरा वाला ब्लू वाला? रेड वाली। रेड वाली क्यों ग्लो होगा? इसके पीछे का रीजन क्या है?
एनसी के थ्रू करें। आपका जो कॉन्टेक्ट NC ओवरलोड रिले, इस ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टेक्ट है। एनसी कॉन्टेक्ट क्या करता है, हमेशा पावर सप्लाई को फ्लो करवाएगा। तो अगर पावर सप्लाई हमेशा यहां से फ्लो होगा तो आपका ये लाइट चालू रहेगा और ये वाला लाइट बंद रहेगा, क्योंकि यहां पे एनो कॉन्टेक्ट है। एनो कॉन्टेक्ट क्या करेगा, यहां पे पावर सप्लाई को ब्रेक करके रखा है इस जगह पे, तो पावर सप्लाई को आगे जाने नहीं दे रहा है। अब यहां पे आपके पास में दो चीजें हैं, एक तो रीसेट वाली बटन, जो कि आप इस पिक्चर में देखोगे तो यहां पे ये रीसेट वाली बटन हो गई, और दूसरा यहां पे ये एक हो गया टेस्ट वाली बटन। ये टेस्ट बटन आपको इस वाले ओवरलोड रिले में यहां पे अंदर में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहां पे एक और स्टॉप बटन है, ये स्टॉप बटन आपका ये वाला हो गया। अब मैं यहां पे आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इस ड्राइंग को देख के आप मुझे बताइए कि अभी के टाइम पे अगर मैं यहां पे सिंपली इस वाले स्टॉप बटन को प्रेस कर दूं तो कौन सा लाइट चालू हो जाएगा, कौन सा लाइट बंद हो जाएगा? रेड बंद हो जाएगा सर। रेड बंद हो जाएगा। क्या मेरा यहाँ पे जो पर्पल वाली जो लाइट है वो लाइट मेरा चालू हो जाएगा? जी सर। नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें मैंने अपने पीएलसी वाले लाइव क्लास में बताया था कि जो हमारा यहाँ पे स्टॉप पुश बटन होता है, ये जो स्टॉप पुश बटन है इसका इस्तेमाल करके आप चाहो तो मोटर को बंद कर सकते हो। कैसे बंद करोगे, तो आपको मालूम है जो हमारा कंट्रोल सर्किट बिल्ड होती है, जैसे कि अभी के टाइम पे मेरा जो कंट्रोल सर्किट है अभी दिखाऊंगा, उस कंट्रोल सर्किट में ओवरलोड रिले के ट्रिप होने के बाद सर्किट को बंद करने के लिए हमेशा हम ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो स्टॉप पुश बटन है इसका कनेक्शन जो है वो डायरेक्टली इस पॉइंट पे है। क्या इस पे गया ये वायर? नहीं गया है ना। तो इस कंडीशन में इस बटन को प्रेस करोगे तो केवल ये वाला कॉन्टेक्ट जो है वो चेंज होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये लाइट हमारा बंद हो जाएगा। मतलब कि दोनों के दोनों ऑफ कंडीशन में हो जाएंगे जब आप स्टॉप बटन को प्रेस करोगे। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट वाली बटन को प्रेस करूं तो इस कंडीशन में क्या होगा, कौन सा लाइट चालू रहेगा, कौन सा लाइट बंद रहेगा? लाइट जल के बंद हो जाएगा। ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप हो गया तो क्या मेरा यहाँ पे पावर सर्किट जो है ओवरलोड रिले का पावर सर्किट, जो मैंने यहाँ पे RYB पावर सप्लाई कनेक्ट किया था, इसके जरिए पावर सप्लाई मोटर को जा रहा था, वो पावर सप्लाई यहाँ पे कट हो जाएगा। अभी मैंने कंट्रोल सर्किट नहीं बनाया, सिंपली यहाँ पे पावर सप्लाई दिया हूँ, यहाँ से हमारा जो मोटर है उसको कनेक्ट किया हूँ और मैंने यहाँ पे टेस्ट वाला बटन जो है इसको मैंने प्रेस कर दिया, ऑपरेट कर दिया। क्या मोटर बंद हो जाएगा? नहीं होगा। मोटर बंद नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि ये जो दोनों लाइट है, इन दोनों लाइट में क्या चेंजेस आएगा, कौन सा चालू रहेगा, कौन सा बंद रहेगा? रेड वाला बंद हो जाएगा। रेड वाली लाइट आपका बंद हो जाएगा, पर्पल वाली लाइट आपका चालू हो जाएगा। ऑन हो जाएगा। क्यों चालू हो रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे सर्किट डायग्राम में ही बोला गया है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये बता रहा है कि इस वाले बटन को प्रेस करने पे, टेस्ट वाले बटन को प्रेस करने पे ये सर्किट जो है ये ऑपरेट होगा। और ये एनसी है तो एनसी क्या होता है, ओपन हो जाएगा। और ये वाला एनो है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहां से पावर सप्लाई आगे जाएगा और ये जो लाइट है हमारा चालू हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम हमारे सर्किट पे आते हैं और इस चीज को समझते हैं कि आखिर वहां पे कैसे इसका इस्तेमाल हुआ है। देखिए इसमें यहां पे हमारा ओवरलोड है, ओवरलोड रिले को यहां पे अलग जगह पे दिखाया गया, लेकिन एक्चुअल में यदि आप प्रैक्टिकली पैनल पे देखने जाओगे तो वहां पे क्या होगा, ओवरलोड रिले हमारा इसी कॉन्टेक्टर के नीचे में कनेक्ट होगा। ऐसा ही होता है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, पावर सर्किट डायग्राम है, पावर सर्किट है जो पावर सप्लाई डायरेक्टली फ्लो होगा, लेकिन इसी ओवरलोड रिले का आप देखोगे यहां पे कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किया गया है। इसी के साइड में यहां पे सीधा सीधा मेंशन कर दिया गया है 95 96 एनसी कॉन्टेक्ट है और 97 98 एनो कॉन्टेक्ट है, और इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं पे सर्किट में किया गया है। तो कैसे इस्तेमाल किया गया, तो आप यदि यहां पे कंट्रोल सर्किट में देखोगे तो आपका जो ओवरलोड रिले है वो ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टेक्ट यहां पे इस्तेमाल हुआ है, ये वाला। तो अगर मैं यहां पे इस वाले ओवरलोड रिले को प्रेस करूं, ट्रिप करवाऊं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या यहां पे ये सर्किट ओपन हो जाएगा, यहां पे ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा ना। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ओवरलोड रिले जो है इसको यदि मैं प्रेस करूं, ट्रिप करवाऊं, तो यहां पे इसका कॉन्टेक्ट चेंज होगा। कॉन्टेक्ट चेंज होने से क्या हुआ, यहां पे ओपन हो रहा है। एक्चुअल में जो ड्राइंग है वो ड्राइंग में यहां पे ओवरलोड रिले लगाया गया, लेकिन इसका एनो एनसी कॉन्टेक्ट कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से पावर सप्लाई आगे जो फ्लो हो रहा था वो यहाँ पे कट जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे जितने भी कॉन्टेक्टर अगर चालू कंडीशन में है तो वो सभी के सभी हमारे बंद हो जाएंगे। मतलब कि मोटर जो है वो मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। जी सर। ठीक है,
बढ़िया। अब यहाँ पे ओवरलोड डिले से पावर सप्लाई जो है वो पावर सप्लाई डायरेक्टली यहाँ पे मोटर में चला गया। कल का जो हमारा पीएलसी का लाइव क्लास था उस क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मोटर का जो U1 V1 W1 टर्मिनल होता है उस टर्मिनल पे हमें क्या कनेक्ट करना पड़ता है, कहां से पावर सप्लाई आती है, RYB सर, RYB। किस कॉन्टेक्टर के थ्रू पावर सप्लाई आएगा, उसमें मेन कॉन्टेक्ट मेन मैन कॉन्टेक्टर से जो पावर सप्लाई आता है उस पावर सप्लाई को ले जाके हमेशा हम हमारे मोटर का जो U1 V1 W1 टर्मिनल जो है उस टर्मिनल पे कनेक्ट किया जाता है। और वही चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। कल के क्लास में मैंने आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग के बारे में, पावर वायरिंग के बारे में प्रैक्टिकली सिखाया था। उसी चीज का जो स्टैंडर्ड कंपनी में जो आपका पैनल होता है उस पैनल में जो ड्राइंग बनाया जाता है, उस पैनल का जो ड्राइंग है उस ड्राइंग को आप यहाँ पे समझ रहे हो। मतलब कि कल का क्लास ही आपका यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि जो हमारा मोटर है, इस मोटर के U1 V1 W1 टर्मिनल पे यहां से पावर सप्लाई डायरेक्टली आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद इस मोटर को हमें रन करवाना है, तो इस कंडीशन में क्या मैं यहां पे इन तीनों कॉन्टेक्टर को बिना यूज किए डायरेक्टली यहां पर W2 U2 V2 टर्मिनल जो है इस टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दूं तो क्या मेरा मोटर चालू हो जाएगा? चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा ना। चालू। अगर मैं यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर के थ्रू पावर सप्लाई देता हूं तो मोटर को पावर सप्लाई मिल गया 3 फेज का। ऊपर में जो टर्मिनल था वो टर्मिनल इसका U2 V2 W2 टर्मिनल है, उसको शॉर्ट कर देंगे तो कौन सा कनेक्शन बन जाएगा? स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। स्टार- और इसका स्टार- मतलब ये है कि मोटर हमारा स्टार में कनेक्ट हो जाएगा और स्टार में मोटर हमारा रन करना स्टार्ट कर देगा। अगर इसी चीज को मुझे यहाँ पे डेल्टा में कनेक्ट करना है, कैसे शॉर्ट लिंक लगाऊं यहाँ पे? U1 W2 U1 W2 हाँ, सीधा सीधा सर D1 W2 D1 हाँ U2 सीधा हो जाएगा सर। V1 जो है U2 पे कनेक्ट हो जाएगा, W1 जो है V2 पे कनेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है उसमें क्या होगा, सॉरी मोटर जो होता है उसमें आपको U1 U2 V1 V2 W1 W2 इसी टाइप से आपको मोटर का टर्मिनल मिल जाएगा। अगर आपको स्टार बनाना है तो सिंपली इन तीनों को शॉर्ट कर दीजिए। डेल्टा बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे U1 को W2 से शॉर्ट करोगे, तो सॉरी उसको छोड़िए, पहले आपका जो यहाँ पे U2 है इसको आप V1 से कनेक्ट कर दीजिए इस प्रकार से। आपका V2 जो है इसको W1 से कनेक्ट कर दीजिए और W2 जो है इसको सिंपली यहाँ पे घुमा के लाइए और U1 से कनेक्ट कर दीजिए। मतलब कि आपको सभी वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपका मोटर जो है वो डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगा। इसी चीज को यदि आप प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे U1 जो है W2 से कनेक्ट कर दीजिए, V1 को U2 से और W1 को V2 से कनेक्ट कर दीजिए, मोटर आपका डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो मोटर है इस मोटर को अब हमें डेल्टा में कनेक्ट करना है। तो डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा मोटर है इस मोटर का जो W2 U2 और V2 टर्मिनल है इनको ले जाके डायरेक्टली किस कॉन्टेक्टर में कनेक्ट किया गया है? ये कौन सा कॉन्टेक्टर हो जाएगा? डेल्टा। इसके साइड में ही लिखा हुआ है डेल्टा कॉन्टेक्टर, या फिर आप पावर वायरिंग को भी देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसको जो पावर सप्लाई आ रहा है आर फेस यहाँ पे फर्स्ट में, वाई फेस सेकंड में और बी फेस थर्ड में दिया गया है। तो 3 फेस का पावर सप्लाई इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, जिससे कि मोटर के वाइंडिंग को कितना वोल्टेज मिलेगा? 415 वोल्ट का फुल वोल्टेज आपका मोटर को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी मोटर को हमें स्टार में कनेक्ट करना है। तो स्टार में कनेक्ट करने के लिए हमें मालूम है कि इन तीनों को आपस में शॉर्ट करना होता है। तो इन तीनों को शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक और कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करेंगे। इस कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल पे हम सिंपली क्या करेंगे, W2 U2 V2 टर्मिनल जो है उसके जरिए वायर को ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। लेकिन मोटर के अंदर से वायर को लेके जाएंगे तो बहुत लंबा केबल आपको बिछाना पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारा स्टार्टर है उस वाले स्टार्टर में जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसी कॉन्टेक्टर के नीचे से हम यहाँ पे वायर का लूपिंग करके इसको पावर सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। अब सिंपली हमें इसके ऊपर वाले टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करना है, जिससे कि यहाँ पे स्टार कनेक्शन जो हम इस प्रकार से बनाते हैं वही स्टार कनेक्शन यहाँ पे कॉन्टेक्टर के थ्रू बन जाए और मोटर हमारा स्टार में चल जाए। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे जो हमारा पावर वायरिंग है इस पावर वायरिंग में आप देखोगे यहाँ से पावर सप्लाई जो आ रहा है, इस पावर सप्लाई के साथ में यहाँ पे किसी 3 वायर को लूप किया गया और एक डिवाइस को पावर सप्लाई दिया गया है। ये डिवाइस कौन सा डिवाइस है? फेज सीक्वेंस रिले। ये हमारा वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है। वोल्टेज जो आपका आ रहा है, पावर सप्लाई जो आ रहा है उस पावर सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए इस वाले वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का इस्तेमाल वहां पे किया गया है। क्लियर है? अब इस वाले वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का यदि आप कनेक्शन करने जाओ तो आपको सिंपली क्या करना होता है, देखो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले जो है उसका काम क्या है, सबसे पहले ये चीज हमें मालूम होना चाहिए, तब जाके उसका फंक्शन, उसका वायरिंग को समझेंगे। तो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का इस्तेमाल हम किस किस चीज के लिए करते हैं?
जो कांस्टेंट रखता है। सर जब पावर कट हो जाता है, स्टार्टिंग में पावर आता है, तभी देखते हैं कितना फेज में कितना आया पावर आया। नहीं, आपका जो डिवाइस है, ये डिवाइस हमारा वोल्टेज मॉनिटरिंग डिवाइस है, वोल्टेज को मॉनिटर करने वाली डिवाइस है, ठीक है। इस डिवाइस को यदि हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाते हैं तो ये डिवाइस क्या करेगा, जो वोल्टेज आ रहा है, पावर सप्लाई जो आ रहा है, उसको मॉनिटर करेगा। क्या क्या मॉनिटर करेगा, तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, उसमें क्या क्या फंक्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग होगा। किसी वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और एक फेज सीक्वेंस जो होता है उसको मॉनिटर करता है। ऐसा ही रहता है ना। इसमें आप इसी वाले ओवरलोड रिले इसी वाले वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले को देख लीजिए। यहाँ पे सिंपल इसका जो 3 इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर बताएगा कि आपका पावर सप्लाई हेल्दी है कि नहीं, और यदि किसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो इसी के जरिए आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा फॉल्ट का प्रोटेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे पूरा साफ तौर पे मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है RPAS, यहाँ पे लिखा हुआ है RPAS। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अलावा सेम यहाँ पे YPAS और BPAS। आपका जो 3 फेज का पावर सप्लाई है, उस पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है वो बराबर नहीं है। आपका जो मोटर है, उस मोटर को यदि आप रन करवाना चाहते हो तो उस कंडीशन में, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे एक मोटर है, इस मोटर को मैं 3 फेज का पावर सप्लाई RYB 3 फेज का पावर सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पे ऐसा कनेक्शन कर सकता हूँ जिसमें R फेज में जो वोल्टेज आएगा वो यहाँ पे 400 चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि R और Y फेज के बीच में जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज को मेजर करूँ तो यहाँ पे 415 मिल रहा है। B फेज और R फेज के बीच में जो वोल्टेज आ रहा है, वो वोल्टेज यहाँ पे 340 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे Y और B के बीच में यहाँ पे वोल्टेज जो आ रहा है 400 आ रहा है। क्या इतना पावर सप्लाई को डायरेक्टली मोटर को देके ऑपरेट करवा सकते हैं, इस टाइप का वोल्टेज जो आ रहा है? हाँ, किसी का एक नॉइज आ रहा है। सर नहीं कर सकते ना, किसी का नॉइज आ रहा है, प्लीज आप माइक बंद कर लीजिए। एक जन को किसी का माइक से नॉइज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा बताइए। अगर यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है अलग अलग आ रहा है और इस कंडीशन में प्रोटेक्शन आपको यदि चाहिए, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पे जो अलग अलग वोल्टेज आ रहा है ना, इस फॉल्ट को हम बोलते हैं असिमेट्रिक फॉल्ट, मतलब कि अलग अलग फेस में अलग अलग वोल्टेज आ रहा है और उसके वजह से हमारा जो डिवाइस है वो ऑपरेट हो चुका है, प्रोटेक्शन दे चुका है। तो ये जो हमारा वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है, इसमें यहाँ पे 3 चीज दिखा रहा है। मतलब R फेस में अगर वोल्टेज कम है, बाकी में सही है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे लाइट है, इसमें ब्लिंक का ऑप्शन दिया गया है। मतलब कि L1 वाले जो इंडिकेटर है, ये वाला इंडिकेटर क्या करेगा, यहाँ पे ये वाला लाइट जो है ब्लिंक करेगा। सेम तरीके से अगर यहाँ पे Y फेस का जो वोल्टेज है उसमें कमी है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे Y फेस वाली जो L2 वाला जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करेगा। सेम तरीके से B वाली इंडिकेटर जो है वो ब्लिंक करेगा। तो वोल्टेज का अगर डिफरेंस है, वोल्टेज में अगर डिफरेंस है, तो ये हमारा डिवाइस जो है प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है PSEQ, इसका मतलब क्या हुआ, फेज सीक्वेंस। मतलब कि आपका जो मोटर है, यहाँ पे मेरा जो मोटर है 3 फेज का एक मोटर है, इस मोटर को यहाँ पे 3 फेज का पावर सप्लाई जाएगा RYB करके। अब यहाँ पे पावर सप्लाई जो जा रहा है, ये पावर सप्लाई का फेज सीक्वेंस सही है कि गलत है? अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि जो मेरा ये वाला वायर है, ये मेरा U1 पे कनेक्ट है, ये वाला वायर U2 पे कनेक्ट है, और ये वाला वायर V1 पे, और यहाँ पे W1 पे ये वाला वायर कनेक्ट है। अभी के टाइम पे फेज सीक्वेंस मेरा सही है क्या? सही है सर। सही है ना। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे इन दोनों वायर को इंटरचेंज करता हूँ। यहाँ पे R फेस, यहाँ पे B फेस और यहाँ पे Y फेस। अब क्या हुआ, यहाँ पे सर फेज सीक्वेंस चेंज हो गया। फेज सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब यदि फेज सीक्वेंस चेंज हो गया तो 3 फेज का मोटर जो है वो क्या होगा, डायरेक्शन उल्टा। उसका जो डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो क्या हमारा जो मशीन है, उस मशीन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं और उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने के लिए डायरेक्टली पावर सप्लाई को चेंज करके ऑपरेट करवा सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करोगे तो आपका जो मैकेनिज्म है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। हमारे कंपनी में था एक पंप थी, वाटर पंप था, ठीक है। उस वाटर पंप के जरिए हम बहुत ही क्रिटिकल मोटर था, उस मोटर के जरिए हम पंप कर रहे थे एक क्रूड ऑयल को, ठीक है। क्रूड ऑयल समझते हो? क्रूड ऑयल जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, आपका LPG गैस, ये सब जो होते हैं क्रूड ऑयल से बनता है, ठीक है। दुबई में जो ऑयल निकलता है वो क्रूड ऑयल निकलता है। तो उस ऑयल को रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइन करने के लिए बहुत सारे पंप लगे होते हैं, उसके जरिए वो ऑयल को पंप किया जाता है अलग अलग जगह पे,
ठीक है, फिल्टर करने के लिए, गर्म करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो उसमें एक पंप लगा था, बहुत ही क्रिटिकल पंप था। अब उस पंप का एक टेक्नीशियन था, वो क्या किया, रात को मेंटेनेंस करने गया, ठीक है, मेंटेनेंस नहीं करने गया, मतलब कि उसका हमने सुबह के टाइम पे डिकेबलिंग किया था, किसी मेंटेनेंस की वजह से मैकेनिकल को कुछ काम करना था, तो हमने केबल वोबल को निकाल के वहां से मोटर को हटा दिए थे, जिससे कि मैकेनिकल टीम वहां पे काम कर सके। अब नाइट के समय 12-1 बजे रात को उसको कनेक्ट करना था, वो कनेक्ट करने गया, वहां पे क्या किया, कनेक्शन जो किया स्टार डेल्टा स्टार्टर वाला ही वो पैनल था, ठीक है। तो कनेक्शन करने के बाद वहां पे उसने क्या किया, फेज सीक्वेंस को ही चेंज कर दिया, फेज सीक्वेंस को चेंज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मोटर हमारा जो है वो उल्टा डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दिया। वैसे उल्टा डायरेक्शन में हुआ, हमिंग का साउंड ज्यादा किया, चला बहुत कम। अब जो ऑपरेटर था वो गया, रात को मोटर को चालू कर दिया, उसने भी ध्यान नहीं दिया। सुबह के टाइम पे पूरा हल्ला हुआ कि प्लांट बैठ गया, ठीक है। बाद में पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो बाद में पता चला कि जो रात को मोटर का कनेक्शन किया गया तो उसमें सिंपली उसने फेज सीक्वेंस को चेंज कर दिया था। तो अगर ऐसा आपको प्रोटेक्शन चाहिए कि आपका जो मोटर है उसमें अगर गलत फेज सीक्वेंस जाता है तो उस कंडीशन में आपका मोटर चालू ना हो, तो उसके लिए भी आप वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हुआ? जी सर। और वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले के जरिए फेज सीक्वेंस का प्रोटेक्शन ऑपरेट होता है, फॉल्ट डिटेक्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो तीनों इंडिकेटर है, ये तीनों इंडिकेटर क्या करेंगे, ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद यहां पे RPL लिखा हुआ है, इसके बाद YPL और BPL। इसका मतलब PLP आर फेस का फेस लॉस हो गया, वाई फेस का फेस लॉस हो गया, या फिर बी फेस का पावर सप्लाई नहीं अवेलेबल है। पी का मतलब फेस, एल का मतलब लॉस। मतलब कि आप जो यहां पे पावर सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए पावर सप्लाई दे रहे हो, इस मोटर को जो पावर सप्लाई जा रहा है RYB, इस पावर सप्लाई में से एक फेस का पावर सप्लाई यदि गायब हो जाए तो क्या हम मोटर को पावर सप्लाई देकर चालू करके रखेंगे? नहीं। तो उस कंडीशन में भी हम इस वाले डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। और ये डिवाइस यदि ऐसा डिटेक्ट करता है कि एक फेस का, कोई भी फेस का पावर सप्लाई चला गया, तो उस कंडीशन में यहां पे 3 इंडिकेटर दिया हुआ है। कौन सा इंडिकेटर ग्लो होगा? अगर केवल एक इंडिकेटर जो है वो बंद हो जाता है, जैसे कि आर फेस का इंडिकेटर यहां पे बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि यहां पे जो हम आर फेस का पावर सप्लाई दिए, ये पावर सप्लाई आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से इंडिकेटर ग्लो नहीं हो रहा है, और यहां पे ये जो डिवाइस है वो मोटर को चालू करने नहीं देगा। अब यहां पर बताइए कि ये डिवाइस कैसे मोटर को चालू करने नहीं देगा? क्या इसमें लगा हुआ है कि वो मोटर को चालू नहीं होने देगा? क्या चीज है इसमें? रिले लगा होगा सर, क्या चीज रिले लगा होगा। इसमें? यहां पे NONC कॉन्टैक्ट है। आपका जो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले होती है उसमें यहां पे 3 टर्मिनल दिया गया है, L1, L2, L3 के टर्मिनल के नाम से। तो यहां पे आपको R फेस L1 पे, Y फेस आपका L2 पे और B फेस पावर सप्लाई L3 पे कनेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया वोल्टेज को चेक करने के लिए। इसको जो वोल्टेज का फीडबैक चाहिए था, वोल्टेज को चेक करेगा तो वोल्टेज का फीडबैक तो देना पड़ेगा ना इसको। अब वोल्टेज का फीडबैक जो मिल रहा है उसको वो पहले रीड करेगा, वोल्टेज प्रॉपर है कि नहीं, वोल्टेज चेक करेगा, फेज सीक्वेंस चेक करेगा, और जो एक फेज का पावर सप्लाई आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, वो सब चीजें चेक करेगा। चेक करने के बाद इसका जो यहाँ पे NONC कॉन्टैक्ट है उसको चेंज करता है। तो इस वाले वोल्टेज रिले में या फिर किसी भी कंपनी का वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले आप ले लीजिए, वहां पे आपको कॉमन NO और NC कॉन्टैक्ट यहां पे मिल जाएगा। अब यहां पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बना रहे हो या फिर आपका जो इलेक्ट्रिकल पैनल है उस पैनल में आप कौन सा कनेक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हो, NO इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर NC इस्तेमाल करना चाहते हो। कॉमन तो हर एक कंडीशन में इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा? एक पावर इसमें देना पड़ेगा सर, क्योंकि आपका जो पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई डायरेक्टली कॉमन पे ही आएगा। अब इस कॉमन से पावर सप्लाई आपका 2 जगह जाएगा, या तो आपका NO से या फिर NC के थ्रू। अभी मैं बोल दूं कि यहां पे मेरा जो फेज सीक्वेंस रिले, इस रिले को मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया पावर सप्लाई पूरा ओके। तो अभी के टाइम पे पावर सप्लाई ओके होने के बाद पावर सप्लाई किससे निकलेगा? NC के जरिए निकलेगा या फिर NO के थ्रू? सर एनो को थ्रू। NO से। NO से। आपको मालूम है सब कुछ सही होने के बाद ही पावर सप्लाई को आगे देना है। अगर कुछ भी गलत है तो पावर सप्लाई आगे नहीं देना है। तो पावर सप्लाई को अगर स्टार्टिंग में, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस वाले डिवाइस को पावर सप्लाई नहीं दिया, तो उस समय क्या मानेगा ये डिवाइस? क्या मानेगा? पावर सप्लाई ओके नहीं है। तो उस समय हमें जो हमारा मोटर है उसको चालू करने की बंद करके रखना है, बंद करके रखना है। तो बंद करके रखने के लिए हमें यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर मैं यहाँ पे NC इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा सर? चालू होने पे कट हो जाएगा जी। आपका जो मोटर है उस मोटर के चालू होने के बाद वो कट कर देगा। क्लियर हुआ? जी सर। चलिए बढ़िया, जी आगे बढ़े। समझ में आया जो भी मैंने एक्सप्लेन किया? कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए बढ़िया, नहीं सर, ठीक। ठीक है। अब इसी चीज को हमारे सर्किट में कैसे यूज किया गया उसको समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास में एक स्टार्टर भी है। अगर मैं इसमें सिंपली बोल दूं कि ये जो मेरे पास में ड्यूअल स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर में उस वाले वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे? ये चीजें आपका RLC के टॉपिक होता है, ठीक है, जो हमारा क्लास होने वाला है, लाइव क्लास
जहां पे इलेक्ट्रिशियन को इंजीनियर बनाने का पूरा ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको ये चीज सिखाएंगे। अगर आपके पास में ऑलरेडी एक पैनल है, उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना है तो कैसे करोगे, उसी मॉडिफिकेशन का एक पार्ट यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक क्वेश्चन है यहां पे कि मैं बोल रहा हूं कि आप ऐसे इलेक्ट्रिशियन मेरे पास में काम कर रहे हो और अभी के टाइम पे मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि मेरे पास में ये मोटर है, इस मोटर को मुझे वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। करंट से तो यहां पे प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले मैंने ऑलरेडी लगा दिया हूं, लेकिन अब मुझे यहां पे वोल्टेज से प्रोटेक्शन चाहिए। तो वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या डिवाइस इस्तेमाल यहां पे करूं, अभी बताया। वही सर। वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, वीएमआर रिले आप बोल दीजिए। अब उस रिले का कनेक्शन कैसे करना है, ठीक है, आपको ये तो मालूम चली है कि आपका वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले इस्तेमाल होगा। कनेक्शन कैसे करेंगे इस वाले स्टार्टर में, पावर वायरिंग में भी कनेक्शन होगा, कंट्रोल वायरिंग में भी होगा। कैसे होगा बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसका चेंजेस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा काम आपको बहुत ही करना पड़ता होगा आपके कंपनी में। RYB देना पड़ेगा पहले। ठीक है, RYB पावर सप्लाई मुझे देना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले बना देता हूं। इसमें यहां पे RYB 3 टर्मिनल यहां पे मैंने बना दिया। इसको मुझे पावर सप्लाई देना है, कहां से दूं? क्या मैं यहां पे पावर सप्लाई डायरेक्टली इस जगह से, ये जो यहां पे कॉन्टेक्टर का आउटपुट है, इस जगह से आर फेज का ले जाके कनेक्ट कर देता हूं। एक मिनट, आर फेज का यहां से कनेक्ट कर दिया, वाई फेज के पावर सप्लाई को यहां से देना पड़ेगा। यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं सर, एमसीबी का बात, एमसीबी के बाद, ठीक है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें मालूम है कि वोल्टेज जो है उसको हमें स्टार्टिंग में ही मॉनिटर करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही आपको वोल्टेज को मॉनिटर करना है, इसीलिए आपका पावर सप्लाई जो है डायरेक्टली इस वाले डिवाइस में जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहां पे आपका जो यहां पे वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है, इस वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले को आर फेज का पावर सप्लाई डायरेक्टली एमसीबी को चालू करते ही डायरेक्टली इसको मिल जाना चाहिए। उसके बाद वाई फेज का पावर सप्लाई भी सेम तरीके से मिल जाएगा और बी फेज का पावर सप्लाई भी इसको डायरेक्टली यहां पे मिल जाना चाहिए। इस प्रकार से सही है कनेक्शन? जी सर। चलिए बढ़िया, पावर वायरिंग तो आपने कर लिया, इजी है। अब मुझे बताइए कि इस वाले डिवाइस के जरिए अब मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए कि अगर वोल्टेज में कोई दिक्कत है तो मेरा मोटर जो है, ये मोटर चालू नहीं होना चाहिए। क्या करूं मैं? एनो यूज करना पड़ेगा सर। एनए कॉन्टैक्ट। इस ओवरलोड रिले में आपको यहाँ पे कॉमन एनो एनसी मिलेगा, इसका यूज करना है। कैसे यूज करूं, कहां पे कनेक्ट करूं? एनो को एनसी में लगाना पड़ेगा। कहां पे? यहाँ लगा दूं क्या? इसको काट दूं मैं, यहाँ पे फेज सप्लाई कॉमन पे क्या करता हूँ, यहाँ से पावर सप्लाई यहाँ पे दे दिया और इसका एनो यहाँ पे लगा दिया। नहीं, कॉइल को देना पड़ेगा सर, कंप्यूटर के कॉइल को। कोयल को पावर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है एनो एनसी कॉन्टैक्ट कहां पे इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका जो कंट्रोल सर्किट है, इस कंट्रोल सर्किट में आपको इसको लगाना पड़ेगा। अब कहां पे लगाए? बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास में। क्या मैं इस वाले एनो एनसी कॉन्टैक्ट को इस जगह पे लगा सकता हूं? नहीं सर, एमसीबी सिंगल पोल एमसीबी का बात। ओवरलोड रिले से आउटपुट में, ठीक है। एनसी में। अभी मेरा एक सवाल बस ये बताइए, क्या मैं इस जगह पे इसको लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं? बस इतना सा सवाल। नहीं लगा सकता। नो सर, नहीं सर। लगा सकते हैं, क्या लगा फर्क सकते पड़ेगा? हैं। अगर मैं यहाँ पे करेगा लगा दूं सर। एनो कॉन्टेक्ट को तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहाँ पे मैंने एक एनो कॉन्टेक्ट जोड़ दिया और ये एनो कॉन्टेक्ट इस वाले वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का है, तो कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं है तो मोटर ऑन नहीं है ना। आप एक चीज देखिए, अभी आप ये केवल सोचो, देखिए यही तो मेन चीज होता है। यही होता है कि इलेक्ट्रिशियन के तौर पे आप सोचोगे और इंजीनियर के तरह से सोचोगे तो डिफरेंस आ जाती है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के तौर पे सोचोगे तो आप देखोगे सिंपली यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट है, ये एनो कॉन्टेक्ट पावर को तो जाने ही नहीं देगा, मतलब कि यहाँ से हमारा कॉन्टेक्टर चालू नहीं हो पाएगा। आप ये सोचोगे, लेकिन आप यहाँ पे ये सोचो ना कि ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस पे पावर सप्लाई कब मिल जाएगा? एमसीबी चालू किया, पावर सप्लाई इसको मिल गया, पावर सप्लाई मिला, सब कुछ सही है, तो क्या होगा? ये एनो कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा। क्या अब ये पावर सप्लाई को रोक के रखेगा यहाँ पे? नहीं ना, ये पावर सप्लाई को आगे पहुंचा देगा। अगर मैंने यहाँ पे इस वाले स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दिया तो ये पावर सप्लाई आगे पहुंचा देगा और इस कॉन्टेक्टर को चालू कर देगा। ऐसा ही होगा ना? तो इस ओवरलोड रिले का, सॉरी, इस वीएमआर रिले का एनसी कॉन्टेक्ट में यहां भी इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। क्या मैं यहां पे इस्तेमाल कर सकता हूं? हाँ सर। क्या मैं एमसीबी के आउटपुट पे कनेक्ट कर सकता हूं? कर सकता हूं। आप सिंपली यहां पे ये समझिए कि आपका जो सर्किट है, उस सर्किट का पावर सप्लाई कट कर दे, बस इतना ही करना है। हमारा जो कॉन्टेक्टर है, इसको चालू करने के लिए हमें यहाँ पे फेज सप्लाई देना होता है। ये फेज सप्लाई केवल कट जाना चाहिए जब ओवरलोड रिले में, सॉरी, वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले में फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो उस कंडीशन में हमें, सॉरी, उसी चीज को हमें केवल देखना है। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टेक्ट जो है उसको यहाँ पे कनेक्ट, सॉरी, एनो कॉन्टेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दूं तो भी काम करेगा, यहाँ कनेक्ट करूं तो भी काम करेगा, यहाँ भी कर दूं तो काम करेगा, यहाँ भी कर दूं तो काम करेगा, यहाँ भी कर दूं तो काम करेगा। ऐसा ही है ना? अब मान लीजिए कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं,
मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरा जो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूं। यहाँ पे मैं एनो कॉन्टेक्ट को लगाना चाहता हूँ। क्या मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ? थोड़ा सा दिमाग पे लोड देना पड़ेगा ना आप लोगों को, थोड़ा सा सोचिए, लग बताइए। जाएगा सर, यहाँ पे लगाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? कैसा स्टार्टर वर्क करेगा? लग जाएगा। लगा सकते हैं? सर नहीं लगा सकते इधर, क्योंकि इधर होल्डिंग सर्किट है ना, तो एक साइड से लग जाएगा करंट सर। जाएगा तो दूसरा साइड नहीं जाएगा, तो एक पहले साइड जाएगा। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। मेरा वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले जो है इसमें सब कुछ सही है, वोल्टेज की कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरा स्टार्टर जो है चालू हो जाएगा? जी हो जाएगा, चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको मालूम है स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, पावर सप्लाई यहां से डायरेक्टली इसको चला जाएगा और इसके चालू होने से ये एनो कॉन्टेक्ट क्या होगा? क्लोज। और इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, इसमें वोल्टेज सब कुछ सही है, मैंने पहले बताया हूं। तो ऑलरेडी ये एनो से एनसी कॉन्टेक्ट में है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? इसको प्रेस करने पे ये चालू हो गया, फिर मैं जब इसको ओपन छोड़ दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा और पावर सप्लाई यहां से फ्लो होकर इसको चालू का चालू रखेगा। अब इस वाले वोल्टेज में मैं क्या करता हूं कि वाई फेज जो है इसमें कोई दिक्कत कर देता हूं, यहां पे वोल्टेज गायब कर दिया, इसका पावर सप्लाई मैंने कट कर दिया। अब क्या यहां पे मोटर मेरा बंद हो जाएगा? जी हो जाएगा ना। बंद आपका हो जो जाएगा। ओवरलोड रिले है यहाँ, सॉरी वीएमआर रिले, हाँ, सर। ओवरलोड रिले का नाम आ रहा है। यहाँ पे जो एनो कॉन्टेक्ट आपने लगाए हो, अब फिर से जो एनसी बना था वो दोबारा एनो बन जाएगा। इसमें फॉल्ट आते ही तो मोटर तो बंद हो गया ना, काम तो बराबर कर रहा है, कोई दिक्कत हो रही क्या? बराबर। तो क्या मैं ऐसा लगा सकता हूँ? अगर स्टार्ट बटन हाँ, कंटिन्यूस लग सकता प्रेस करके रहेंगे, होल्डिंग नहीं होगा, लेकिन जब प्रेस करेंगे स्टार्ट कंटिन्यूअसली तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। जी, आपका यहाँ पे कनेक्शन जो है वो कनेक्शन काम करेगा, लेकिन एक चीज का प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो आपका स्टार्ट पुश बटन है उसको यदि प्रेस करोगे तो फिर से मोटर चालू हो जाएगा, भले इसको रिलीज करने के बाद होल्डिंग नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे फॉल्ट कंडीशन है तो होल्डिंग सर्किट काम नहीं करेगा, लेकिन स्टार्ट पुश बटन को जैसे प्रेस करोगे मोटर आपका चालू हो जाएगा कुछ समय के लिए, जब तक आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखते हो। तो ऐसा ही होता है ना? जी सर। जी सर। कुछ भी डाउट आया क्या इसमें? नहीं नहीं सर। नहीं है ना? चलिए सर बढ़िया। अगर फेज सीक्वेंस हो गया तो? क्या चीज? सर अगर फेज सीक्वेंस रहा तो? फेज सीक्वेंस हुआ कुछ भी, जैसे प्रॉब्लम क्या आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फेज सीक्वेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, वोल्टेज का प्रॉब्लम आ रहा है, फेज लॉस का प्रॉब्लम आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो वीएमआर रिले है वो क्या कर रहा है? केवल यहीं पे एनो एनसी कॉन्टेक्ट जो है उसी को चेंज करेगा। अब इस एनो एनसी कॉन्टेक्ट का आप कहां पे इस्तेमाल करके सर्किट को ब्रेक करें, उसी को आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर है? ओके सर। चलिए, आप लोगों के लिए एक सवाल है, ठीक है। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं पीएलसी वाले, उनके लिए मैं एक सवाल देता हूं, आप लोग ग्रुप में आंसर कर दीजिएगा। जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पे मैं आंसर नहीं दूंगा क्योंकि सर्किट बिल्ड करना पड़ेगा, फिर वो क्लास जो है मेरा जो 9 बजे तक का शेड्यूल किया हूँ वो अलग चल जाएगा, टाइम ज़रा बढ़ जाएगा। तो एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरा वीएमआर रिले इसका एनसी कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करना, इस लेवल तक तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो एनसी कॉन्टेक्ट का मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है। इस एनसी कॉन्टेक्ट का कनेक्शन किस प्रकार से इस वाले सर्किट में करूँ? क्या मुझे कुछ और डिवाइस का इस्तेमाल करके मुझे वायरिंग करना पड़ेगा? चलिए एनसी कॉन्टेक्ट मैं बता देता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट था वो किसी कारण से जल गया, ये खराब हो गया है। अब मेरे पास में कॉमन एनसी है और इसी के का इस्तेमाल करके मुझे काम करवाना है, सर्किट को पूरा प्रोटेक्ट करना है। किस प्रकार से मैं सर्किट को बिल्ड करूं, कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करूं और सर्किट को कैसे बिल्ड करूं, वो चीज़ें आप मेरे को ग्रुप में मैसेज करके बता दीजिएगा कि सर इस टाइप से करना है, ठीक है। आप लोग ग्रुप में कमेंट कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको अभी मालूम है तो आप लोग आंसर दे सकते हो, मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, लेकिन सर्किट बिल्ड नहीं करूंगा। यहाँ पे सेलेक्टर स्विच क्यों लगाएंगे? यहाँ पे सेलेक्टर स्विच के इस्तेमाल करने रिले रिले क्लास रिले। जी, ग्लास रिले का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करके आप सर्किट को बिल्ड कर सकते हो। क्लियर है? जी ठीक है। अब कैसे वो सब चीज़ यूज़ करोगे आप लोगों को मैं पीएलसी वाले क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलते हो तो, नहीं तो आप लोग ट्राई करिएगा, ट्राई करके सर्किट बना के मेरे को ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ों को। बाकी आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं आगे इन्फॉर्मेशन से पहले। यहाँ पे मैंने आपको वीएमआर रिले के बारे में बताया, तो वीएमआर रिले जो है उस रिले का इस्तेमाल प्रैक्टिकली यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है उसमें देख लेते हैं कहाँ पे यूज हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है, इसका यहाँ पे 15-16 नंबर का टर्मिनल इस्तेमाल हुआ है ना। कौन सा टर्मिनल हो गया? जी एनो है कि एनसी? नो एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। एनो कॉन्टेक्ट का सर्किट आप देखोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से वायर आया है और ये वायर कहाँ से आया है? ओवरलोड रिले के आउटपुट से। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, इसको पावर सप्लाई डायरेक्टली एमसीबी के थ्रू दिया गया, वो तो आपने पहले देख लिए थे। अब यहाँ पे देखिए, ओवरलोड रिले से पावर सप्लाई को ले जाके यहाँ पे वीएमआर रिले का जो कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट को पावर दिया गया है।
फिर यहां से पावर सप्लाई को ले जाके डायरेक्टली इस जगह पे इसको कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहां पे एक डिवाइस आ गया, ये डिवाइस क्या है? ऑटो मैनुअल स्विच। अब यहां पे ऑटो मैनुअल स्विच, यहां पे दो चीज लगा हुआ है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसके बाद यहां पे दो ओपन टर्मिनल दिया हुआ है, इस ओपन टर्मिनल के थ्रू भी हमारा जो स्टार्टर है वो चालू हो जाएगा। कैसे चालू होगा इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी के टाइम पे हमारा एक लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है जो कि 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 मार्च बोल रहा हूँ, 27 मई से हमारा एक लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है जहां पे एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन जो होता है इंडस्ट्री में, जो फ्रेशर के तौर पे काम करता है या फिर 1-2 साल 3 साल काम करने के बाद भी कुछ भी काम नहीं सीख पाया है, जैसे कि कॉन्टेक्टर ओवरलोड रिले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, को आपका जो SSR होता है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज़ करके कैसे सर्किट को बिल्ड करेंगे, किस प्रकार से उसका वर्क होता है, कैसे उसका यूज़ करते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए मैं एक लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूं जो कि हमारा 27 मई से स्टार्ट होने वाली है। ये जो लाइव क्लास होगा इसमें मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक जीरो लेवल से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं और इंजीनियर लेवल पे जो नॉलेज होती है उस लेवल पे आपको मैं पूरा सिखा दूं। ठीक है, जितना नॉलेज मेरे पास में उस नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस क्लास में हम हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे, चाहे आपको ड्राइंग पढ़ना सिखाना हो, मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग पढ़ना भी सिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज तो जो हमारा डिवाइस होता है, यहाँ पे केवल मैंने बेसिक डिवाइस लिखा हूँ, कॉन्टेक्टर, टाइमर, रिले, सेंसर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, लिमिट स्विच, प्रेशर स्विच, आपका टेम्परेचर सेंसर, आपका जो काउंटर होता है, इस टाइप के बहुत सारे डिवाइसेस होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। पूरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का तो हम कवर नहीं कर पाएंगे 1 महीने के अंदर में, लेकिन इतना चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, यदि आपके पास में दूसरा डिवाइस कोई आता है तो उसका कॉन्सेप्ट केवल समझ के आप उसका यूज, उसका वायरिंग, उसका मॉडिफिकेशन, उसका सर्किट में प्रैक्टिकल वायरिंग, वो सब चीज आप कर पाओगे। इसके बाद आपका जो क्लास होगा उस क्लास में हम आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाना भी सिखाएंगे। अब इसका मतलब क्या वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक कंडीशन दिया VMR रिले का, सिंपल सा एक सर्किट था हमारे पास में ड्यूअल स्टार्टर का, उसमें बोला कि VMR रिले लगा दो और वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दो। तो इस टाइप का काम यदि आपको कोई करना हो, ऑलरेडी पैनल बना हुआ है, उस पैनल के अंदर मॉडिफिकेशन करना हो, वायरिंग करना हो, तो कैसे करोगे, वो चीजें हम यहां पे आपको सिखाने वाले हैं। इसके अलावा यदि मैं किसी प्रकार का कंडीशन दे देता हूं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि आपको मैं बोलता हूं कि पैनल का पूरा वायरिंग कर दो, तो कैसे वायरिंग करोगे, आपका पूरा स्टार्टर जो होगा कैसे बिल्ड होगा, उस चीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूं कि मैं बोलता हूं कि एक पानी का पंप है, ठीक है, हमेशा इसी एग्जांपल को देता हूं, वही एग्जांपल देता हूं। एक पानी की टैंकी है, उस पानी की टैंकी के वाटर के लेवल को कंट्रोल करना है आपको, चालू हो जाए, फुल टैंकी फुल होने पे मोटर बंद, टैंकी खाली होने पे मोटर चालू। इसके अलावा टाइमर लगाना चाहो टाइमर लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। जो मैं बोल दिया उस चीज को आप किस प्रकार से सर्किट में कन्वर्ट कर दोगे, वो सब चीजें आप कैसे करोगे, वो सब चीजें हम इस वाले क्लास में आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सर्किट डायग्राम होती है उसको कैसे पढ़ोगे, सर्किट डायग्राम देख के ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे। यदि किसी प्रकार का आपका जो पैनल है, उस पैनल में किसी प्रकार का फॉल्ट आया हुआ है, उस फॉल्ट को आपको ट्रबल शूट करना है, तो ट्रबल शूट करने के लिए हम ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं ना। हमें इलेक्ट्रिकल पैनल में ट्रबल शूटिंग करना है तो ड्राइंग का ही तो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ड्राइंग को देख के आखिर किस प्रकार से आप फॉल्ट को खोजोगे, कैसे ट्रबल शूट करोगे, उसके बारे में भी हम आपको इस वाले क्लास में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके बाद ये जो क्लास होगा, इस क्लास में हम ड्राइंग पढ़ना सिखा देंगे। अगर आप ट्रबल शूटिंग सीख रहे हो फॉल्ट को देख के, तो वहाँ पे आप ड्राइंग पढ़ना भी सीख जाओगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग किस प्रकार से प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, वो सब चीज़ें हम आपको डिटेल वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब ये जो क्लास होगा, ये क्लास जो होगा हमारा लाइव होगा, मतलब कि आपको हम पूरा लाइव पढ़ाने वाले हैं, जिसका टाइम होगा रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे। मतलब कि आराम से खाना पीना खाने के बाद में आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करके आराम से इसको सीख सकते हो। अब बाई चांस जो हमारा ड्यूटी होता है वो कभी कभी नाइट ड्यूटी लग जाती है, हम क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी प्रकार का काम आ जाता है तो हम क्लास को नहीं देख पाते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो क्लासेस होगा, उस क्लासेस का पूरा रिकॉर्डिंग 30 दिन तक हमारा लाइव क्लास चलने वाला है। 30 दिन का जो पूरा क्लासेस होगा उसका पूरा रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और ये रिकॉर्डिंग जो होगा ना, ये 4 ईयर तक आपके पास में रहेगा, 4 साल तक आपके पास में रहेगा। 4 साल तक जितनी बार आपको क्लासेस देखना उतनी बार क्लासेस आप देख सकते हो। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, यदि आप एक बार क्लासेस को देख लिया तो दोबारा आपको क्लास को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्लास जो होगा, ये क्लास हमारा जूम क्लास के माध्यम से होने वाला है। अब यदि आपको किसी प्रकार का सवाल है
कोर्स के बारे में, क्लास के बारे में, तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चल जा सकते हैं। ये जो क्लास है, इस क्लास को ज्वाइन करने का लिंक मैंने यूट्यूब पे, अभी लाइव स्ट्रीम चल रहा है, तो यूट्यूब पे यदि आप क्लास देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं, वहां से आप डायरेक्टली इस वाले क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप इंस्टाग्राम पे अभी हमें देख रहे हो तो आपको सिंपली इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है, लाइव क्लास लिख के, लाइव भी लिख के आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। लिंक के जरिए आप सिंपली इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास जो होगा 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। सर इसका फीस कितना होगा? देखिए, इस कोर्स का फीस मैंने अभी के टाइम पे 1800 रुपये रखा हूं, लेकिन अभी 2-3 दिन के लिए केवल 2 से 3 दिन के लिए एक ऑफर दिया हूं, जहां पे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको केवल 1600 रुपीज फी पे करना होगा। 1600 रुपीज फी को पे करने के लिए आपको एक कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा, इंजीनियर 200। ये जो कूपन कोड है, इसका इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। कूपन कोड को इस्तेमाल करते ही जो फीस होगा वो डायरेक्टली 1600 रुपीज हो जाएगा। इसको पे करके इस वाले लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई फीस आपको पे नहीं करना है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इस लाइव क्लास को ज्वाइन करते हो तो हम आपको यहाँ पे ISO प्रमाणित सर्टिफिकेट भी देंगे। ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको हम प्रोवाइड करेंगे कि आपने हमसे ट्रेनिंग लिए, उस ट्रेनिंग को आपने अच्छे तरीके से देखे, आपने हमसे नॉलेज लिया अच्छा खासा, उस नॉलेज को प्रूव करने के लिए हम एक सर्टिफिकेट देंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी कंपनी में दिखा सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ मैंने इस चीज का ट्रेनिंग लिया हो, मेरे को इस चीज का नॉलेज है। पूरा वैलिड होगा क्योंकि ये ISO प्रमाणित सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है, और कोई डाउट? जी। अब यहाँ पे एक चीज और है, अगर आप इस वाले क्लास को ज्वाइन करते हो तो क्लास को देखने के लिए ना हमारा एक ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन यदि आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो हमारा ऐप आ जाएगा, जिसमें एक चीज देखोगे, जो हमारा ऐप है अभी के टाइम पे उसमें 50,000 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। 15,000 प्लस यहाँ पे हमारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमारे ऐप से, जो कि हमसे लाइव क्लास के माध्यम से, हमारे कोर्सेज के माध्यम से, हमारे बुक के माध्यम से हमसे बहुत सारे नॉलेज ले रहे हैं। अब यदि आप स्टूडेंट का फीडबैक देना चाहते हैं, जैसे कि अभी कल ही परसों हमारे जो पुराने स्टूडेंट है PLC वाले, उन्होंने भी फीडबैक दिए, बाकी पुराने स्टूडेंट और भी है, उन्होंने भी बहुत सारे स्टूडेंट फीडबैक दे चुके हैं। यहाँ पे 272 फीडबैक हमारे पास में रिव्यू आ चुका है। रिव्यू जाके आप पढ़ सकते हो कि जो हम आपको पढ़ाते हैं वो किस लेवल पे पढ़ाया जाता है और आपको वहां पे बेनिफिशियल मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। मैंने यहाँ पे केवल 2 रिव्यू को लगाया हूं, लेकिन आप ऐप पे जाओगे, हमारे प्ले स्टोर ऐप पे जाओगे, वहां पे सिंपली आप रिव्यू वाला सेक्शन खोल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम जो आपको पढ़ाते हैं उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे हमारे ऐप के माध्यम से, या फिर हमारा एक वेबसाइट है wiredschool.com, इस वाले वेबसाइट के माध्यम से भी आप सिंपली इसको ज्वाइन करके देख सकते हो। मतलब कि यदि आपको कंप्यूटर के माध्यम से, या फिर आपको यहाँ पर आपका जो लैपटॉप है उसके जरिए, या फिर मोबाइल में वेबसाइट के जरिए देखना चाहते हो तो आप सिंपली इस वाले वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट का नाम है wiredschool.com। इस पे आने के बाद यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करिएगा। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे में स्क्रॉल करना है। नीचे में स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक लाइव क्लास आ जाएगा, अब हर इलेक्ट्रिशियन बनेगा इंजीनियर, ये वाला हमारा कोर्स है। इस कोर्स का फीस यहाँ पे 1800 रुपये दिखा रहा है। इस पे सिंपली व्यू डिटेल पे क्लिक करिएगा, कोर्स के बारे में पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये जो कोर्स है इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो बाय नाउ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको कूपन कोड अप्लाई करने का मिल जाएगा और कूपन कोड यहीं पे दिया हुआ है, सिंपली आप इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे फीस कम, अगर मैं इस कूपन कोड को यहाँ पे रिमूव कर दूं, एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे अगर कूपन कोड नहीं लगाए तो 1800 रुपये फीस है, और जैसे ही कूपन कोड पे क्लिक करूंगा फीस यहाँ पे 1600 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके आप सिंपली इसको बाय कर सकते हो। यहाँ पे QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली पेमेंट करके कोर्स में ऐड हो सकते हो। इसमें ऐड होने से पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID का यूज करके अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यदि आप क्लास को ज्वाइन कर लेते हो तो क्लास को ज्वाइन करने के बाद जो रिकॉर्डिंग होगा वो रिकॉर्डिंग आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अभी का टाइम पे हमारा पिछला लाइव क्लास था PLC का, उसका रिकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है, इसमें कंटेंट पे गया तो यहाँ पे RLC, PLC, HMI का अलग अलग क्लास अपलोड किया गया है, तो इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे क्लासेस को डायरेक्टली देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे NONC कॉन्सेप्ट के बारे में क्लास था, इस पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्वालिटी पूछा जाएगा, किस क्वालिटी पे वीडियो देखना चाहते हो, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो। क्लास को यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप का वीडियो जो होगा, क्लासेस जो होगा, ये आपके पास में 4 ईयर तक अवेलेबल रहेगा। मतलब कि 4 साल तक पूरे क्लासेस को आप जितनी बार देखना चाहो सब देख सकते हो। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट है क्लास के बारे में, क्या सीखने वाले क्या है, पूछ सकते हो, नहीं तो हम अपने क्लास के टॉपिक पे आ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी। वो सर मैं आपका स्टार डेल्टा कोर्स अभी कर रहा हूँ। जी जी।
ओ, हाँ, उसका बाद कौन सा कोर्स करना पड़ेगा वो थोड़ा देखिए। बता दीजिए। वो पूरा आपका पूरा लाइन में बोल देंगे तो एक का बाद एक का कोर्स करेंगे तो अच्छा देखिए रहेगा। एक ही बताऊं, मैं अभी डाउट में हूं। हाँ जी। अगर आप फ्रेशर के तौर पे काम करें और चाहते हो 1 by 1 क्लास ज्वाइन करना, तो आप सबसे पहला कोर्स जो होता है मैं वही रिकमेंड करता हूँ, स्टार डेल्टा वाली कोर्स, जो कि हमारा 300 रुपये का कोर्स है। बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्टर के बारे में, जहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर, रिवर्स हुआ, स्टार डेल्टा के बारे में पढ़ाते हैं। 300 रुपये कोर्स है। इसके बारे में बोलता हूँ कि मास्टर कोर्स जो है, इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए। इसके बारे में आपको मैं बोलता हूँ कि ड्राइंग पढ़ना आप सीखिए। तो ड्राइंग के लिए 2 कोर्स है, एक हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल पैनल डायग्राम, और इससे थोड़ा सा एडवांस में आपको यहाँ पे एक लाइव क्लास वाली मिल जाएगी। कौन सा वाला? ये वाला 1200 रुपये का ये वाला कोर्स है। ये भी ड्राइंग का कोर्स है। इस वाले कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लीजिए या फिर इसको ज्वाइन कर लीजिए, दोनों में से एक ज्वाइन करना होता है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आपको BFD का नॉलेज, फिर PLC का नॉलेज लेना होता है, तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये तीनों चीज़, ये जो ड्राइंग का कोर्स है इसका नॉलेज, इस वाले कोर्स का नॉलेज, इस वाले कोर्स का नॉलेज एक बार में लेना चाहते हो, तो ये लाइव क्लास जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें आपको उससे भी एडवांस लेवल पे नॉलेज मिल जाएगा। क्लियर है? वो जो तीनों कोर्स है, उन तीनों कोर्स को मैं एक ही कोर्स में पूरा ऐड करने वाला हूं, प्लस उससे एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। तो ये उसके 3-3 4-4 कोर्स ज्वाइन करने से बढ़िया है कि आप सिंपली एक कोर्स ज्वाइन करिए, हमारा ये वाला कोर्स जो अभी स्टार्ट होने वाली है। इस कोर्स में आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। मैं गारंटी करता हूं कि आपको इंजीनियर के लेवल पे जो नॉलेज है उस नॉलेज को प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो किसी का और कुछ डाउट तो नहीं है? क्लास को कंटिन्यू करें? जी ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग मेरा जो मोबाइल नंबर है उसको सेव कर लीजिए। इन फ्यूचर कभी भी काम लगे तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8989044606। इस वाले मोबाइल नंबर को आप सेव कर लीजिएगा। जब भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्लास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट्सअप मैसेज कॉल करके आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं डिटेल दे दूंगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं दे दूंगा। क्लास में डिले हो रहा है तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यहां पे पावर सर्किट डायग्राम को पढ़े। पावर सर्किट डायग्राम में हमें क्या मिला? एक MCCB मिला, एक VMR रिले मिला, 3 कॉन्टेक्टर यहां पे मिला, और यहां पे एक मोटर मिला, और साथ साथ में एक ओवरलोड रिले मिला। इन सब का इस्तेमाल करते हुए यहां पे पावर सर्किट डायग्राम बनाया गया है। क्लियर है? पावर सर्किट डायग्राम में किसी प्रकार का कंफ्यूजन है क्या? किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है क्या आपको इस वाले पावर सर्किट डायग्राम में? नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी के टाइम पे हमारा पावर सर्किट डायग्राम क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर, इन्हीं 3 कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने के लिए कंट्रोल सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। अब कंट्रोल सर्किट डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे पावर सप्लाई जो है, वो पावर सप्लाई सबसे पहले कहाँ से एंटर हो रहा है? आप बताइए, ड्राइंग देखिए, कहाँ से पावर सप्लाई कंट्रोल सर्किट डायग्राम में आ रहा है? VMR। क्या ये VMR रिले से ही पावर सप्लाई जनरेट हुआ है, स्टार्ट हुआ है? नो सर। आप यहाँ पे देखिए, इस जगह पे, रिले इस जगह पे एक MCB लगाया गया है, ये वाला, और यहाँ पे N/L लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल लोड। न्यूट्रल लिंक, न्यूट्रल वाली लिंक। आपका जो न्यूट्रल सप्लाई होता है, क्या उसमें हम स्विच या फिर MCB को कनेक्ट करते हैं? नहीं कनेक्ट किया जाता है। तो आपका जो यहाँ पे पावर सप्लाई है, आप देखोगे यहाँ पे 8 फेज का पावर सप्लाई जो डायरेक्टली आ रहा है, किसके जरिए आ रहा है? तो MCB को चालू करने के बाद पावर सप्लाई जो आ रहा है कॉन्टेक्टर को, उसी पावर सप्लाई से एक वायर का लूप किया गया है, और उस वायर को ले जाके एक सिंगल पोल का MCB जो है उसको पावर सप्लाई दिया गया है, और इस MCB के थ्रू पावर सप्लाई यहाँ से आगे फ्लो हुआ है। और इसके बाद आपका जो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल सप्लाई है। इस न्यूट्रल सप्लाई से एक वायर का लूपिंग किया गया, और इस न्यूट्रल सप्लाई को लाके यहाँ पे न्यूट्रल लिंक के साथ कनेक्ट किया गया, फिर इससे पावर सप्लाई आगे लेके जा रहे हैं। क्लियर है? फेज सप्लाई आपका ऊपर साइड चला गया, न्यूट्रल सप्लाई नीचे चला गया। अब इसको देख लेते हैं। तो आप देखोगे न्यूट्रल सप्लाई जो आ रहा है यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे इस लाइन के थ्रू चला गया, और जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है सभी के सभी हमारे सिंगल फेज पे ऑपरेट होने वाले डिवाइस है, इसीलिए उन सभी को न्यूट्रल सप्लाई दे दिया गया है। अब यहाँ पे एक टाइमर है, इस टाइमर को यहां पे न्यूट्रल सप्लाई दिया गया है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि टाइमर के कौन से टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई दिया गया होगा? टर्मिनल नंबर क्या होगा? 2 नंबर A2 टर्मिनल। टाइमर का यहां पे A2 टर्मिनल होगा, उस टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। ऐसा ही है ना? कॉन्टेक्टर जो होगा, तीनों कॉन्टेक्टर जो है, उन तीनों कॉन्टेक्टर का यहाँ पे A2 टर्मिनल होगा, उस टर्मिनल पे भी हमें न्यूट्रल सप्लाई को लाके कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे उसको कनेक्ट किया गया है। सेम तरीके से यहाँ पे इंडिकेशन लाइट है, इन इंडिकेशन लाइट में भी यहाँ पे X1 और X2 करके टर्मिनल होता है। तो X1 पे न्यूट्रल सप्लाई दिया गया कि X2 पे? X2 पे। यहाँ पे जो X2 टर्मिनल है वो नीचे साइड होगा, तो X2 टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है? जी सर।
चलिए अब फेस सप्लाई जो है वो फेस सप्लाई हमारा यहां से आगे जा रहा है, तो इसको देखते हैं। ये फेस सप्लाई ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर सीधा सीधा पावर सप्लाई किस में गया है, कौन से डिवाइस में गया है? इमरजेंसी ड्रॉप। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन, जो हमारा इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है उसमें पावर सप्लाई दिया गया है। लेकिन एक चीज यहां पे आप देखोगे, ये जो यहां पे सिंबल है, ये सिंबल किस चीज का है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किस चीज का सिंबल है? टर्मिनल का। टीवी का, टर्मिनल भी बोल सकते हो आप। जो आपका टीवी होता है, दिखा देता हूं पिक्चर में आपको, ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहिए, मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। इसका देखे हो आपने, ये चीज देखे हो ना आप, इसको हम टीवी बोलते हैं। मतलब कि आपके इलेक्ट्रिकल पैनल से पैरेलल भी बोलते हैं। क्या चीज? पैरेलल भी बोलते फेरुल किसको बोलते हैं? यहाँ पे जो टैग लगा हुआ है, ये जो नंबर लगा हुआ है, इसको उसको फेरुल फेरुल बोलते हैं ना। टीवी ये है, टर्मिनल ब्लॉक, टर्मिनल बॉक्स, इस वाले टीवी पे आपका पावर सप्लाई कनेक्ट होगा। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, जो हमारा ड्राइंग है उस ड्राइंग में एक चीज देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1T1 1T2 1T1 1T2। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास में एक टीवी है, इसमें इस प्रकार से टीवी बना हुआ है, इस टीवी का एक टर्मिनल पे यहाँ पे वायर कनेक्ट किया गया है, इसी टर्मिनल से यहाँ से पावर गया है, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। ऊपर से T1 और नीचे से T2। क्या मैं जो बताया यहाँ पे ये सही है? सोचिए, ये तो इंपॉर्टेंट होती है। चलो चलिए मैं ऊपर से बताता हूँ। इनपुट लेते आप आउटपुट। चलिए एक क्वेश्चन, इसको अभी थोड़ा रुक जाते हैं, इसका आंसर मैं थोड़ा रुक के देता हूँ। अभी के टाइम पे बताइए, क्या यहाँ पे ये जो सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल हमारा इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन का है? क्या हो गया? नहीं है सर। नहीं है। फिर किसका सिंबल है? जंपर वायर का। जंपर वायर का मतलब क्या हुआ? एक टीवी से दूसरे टीवी पे वायर का लूपिंग किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इस जगह पे एक पावर आया है, इसको यहाँ पे गया है, इस चीज को मैं ड्राइंग पे दिखाना चाहूं, तो क्या मैं इस टाइप से ड्राइंग को दिखाऊंगा? नहीं, 2 टर्मिनल लगाना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा टीवी है, इसमें देखो दो चीजें हैं, दो कॉन्सेप्ट बताता हूं। यहाँ पे 1T1 लिखा हुआ है, पहला चीज इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे -1 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1T जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा टीवी का नाम, टीवी का जो ग्रुप है उसका नाम। जैसे कि एक टीवी मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, तो ये जो टीवी है, इस टीवी के पूरे ग्रुप को मैं क्या नाम दे देता हूं? 1T। अब इसके बाद मेरे पास में एक और टीवी का ग्रुप है, इस टीवी के ग्रुप को मैं नाम देता हूं T2T। तो यहाँ पे कौन से टीवी के ग्रुप का इस्तेमाल किया गया है, उसका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बताया गया है, 1T। क्लियर हुआ? इसके बाद यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब यह हुआ कि जो पहला टर्मिनल है 1, ये हो जाएगा ना 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। तो मेरा जो 1 नंबर का टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट किया गया है। ये वायर कहां से आ रहा है? तो जो हमारा एमसीबी है उसके थ्रू आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो आप यहां पे सिंपली ये समझ सकते हो, मेरे पास में एक एमसीबी है, उस एमसीबी से पावर सप्लाई लाके यहां पे कनेक्ट किया गया है 1 नंबर टीवी पे। अब बोला जा रहा है 2 नंबर टीवी से पावर सप्लाई ओवरलोड रिले के किस में जा रही है? ये क्या चीज है? ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट। तो आप यहां पे समझ सकते हो 2 नंबर का टीवी जो, इससे पावर सप्लाई अंदर जाएगा। ओवरलोड रिले कहां लगा होता है? पैनल के अंदर के पैनल के बाहर? पैनल के अंदर। पैनल के अंदर। तो पैनल के अंदर होगा तो क्या होगा? वायर कहां से जाएगा? ऊपर साइड से ही। तो यहां से पावर सप्लाई जो जा रहा है, वो पावर सप्लाई डायरेक्टली हमारा जो ओवरलोड रिले होगा, उस ओवरलोड रिले के एनसी कॉन्टैक्ट पे चला जाएगा। मतलब कि 95 नंबर के टर्मिनल पे ये पावर सप्लाई जा रहा है, ऐसा ही है। अब यहां पे जंपर वायर बना हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया? यहां पे सिंपली समझिए कि ये जो 1 नंबर का टर्मिनल है, इसको यहां पे लूप किया गया है 2 नंबर टर्मिनल से। जो यहां पे आपने एक डायग्राम देखे, इस डायग्राम का प्रैक्टिकल कनेक्शन मैंने आपको यहां पे दिखा दिया। आया समझ में? क्लियर हुआ? हुआ। चलिए बढ़िया। अब मैं बोलता हूं कि यहां पे जो मेरा जंपर वायर था उसको निकाल दीजिए और इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को लगा दीजिए। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन जो होगा वो मेरे मोटर के पास होगा। मोटर कहां होता है? फील्ड में। पैनल कहां लगा होता है? हमारे इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के अंदर। तो मुझे यहाँ पे फील्ड में एक मोटर लगा हुआ है, एक 3 फेज का मोटर है। उस मोटर के पास में यहाँ पे स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन और एक इमरजेंसी बटन है यहाँ पर। ये मेरा इमरजेंसी है, ठीक है। इस वाले इमरजेंसी बटन का इस्तेमाल करना है इस वाले सर्किट में। कैसे इस्तेमाल करूं? एक लिंक निकालना पड़ेगा। ये लिंक निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको हटा दिया। अब क्या करूं? 1 नंबर से लेके 1 नंबर के वायर को लेके जाता हूं, इधर लेके जाऊं कि इधर ले जाऊं? नहीं, इमरजेंसी स्टॉप क्या बनाया ना, इसमें लेके आएंगे, इमरजेंसी पे दे देंगे पावर, फिर इमरजेंसी के आउटपुट को ले जाके सिंपली टू पे कनेक्ट कर देंगे। काम खत्म। इमरजेंसी पुश बटन हमारा लाइन में आ गया। अब मैं इस इमरजेंसी बटन को दबाऊं तो क्या मेरा नीचे का स्टार्टर जो चालू था वो बंद हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा। हो जाएगा, पावर कट हो जाएगा ना। बिल्कुल।
तो इसी चीज को यहां पे दिखाया गया। अभी के टाइम पे क्या इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया गया है? नहीं किया गया है। नहीं, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन यहां पे नहीं लगाया गया, लेकिन आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको यूज करना हो इन फ्यूचर, आपको लगता है कि इमरजेंसी पुश बटन का रिक्वायरमेंट है, तो इस कंडीशन में आप सिंपली यहां पर ये जो लिंक लगा हुआ है, ये जो टीवी है 1 और 2, ये दोनों टीवी, इस टीवी पे जो वायर लूप लगा हुआ है उसको निकालिए और सिंपली क्या करिए, यहां से एक वायर को लेके जाइए इस जगह पे और इस वायर को ले जाके यहां पे कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, अच्छा यहां पे एक चीज बोलता हूं कि मैं इमरजेंसी बटन को एनो में, इमरजेंसी बटन का एनो इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन का एनो कॉन्टैक्ट में इस्तेमाल करना चाहता हूं सर्किट में, और सर्किट बिल्ड करना चाहता हूं। कैसे बिल्ड करूंगा? रिले रिले यूज करना लगाना पड़ेगा। पड़ेगा। फिर से यहाँ पे रिले यूज करना पड़ेगा और रिले के जरिए हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? एक मिनट रुक जाइएगा बस। चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और इसी सर्किट का यूज करना चाहता हूँ। क्या करूँ मैं? एक रिले का इस्तेमाल करूंगा। रिले जो होगा उस रिले को मैं यहाँ पे सिंपली बना देता हूँ छोटा सा सर्किट में। तो एक मैं रिले लूंगा, यहाँ पे ये रिले का सिंबल हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ रिले। अब इस रिले को मुझे पावर देना पड़ेगा, ठीक है? तो पावर सप्लाई किसके थ्रू जाएगा? इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन के थ्रू, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अलग से एक इमरजेंसी बटन लूंगा और इसमें यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करूंगा। एनो का इस्तेमाल करना है ना। अब इस इमरजेंसी पुश बटन को फेस सप्लाई यहाँ से मैं दे सकता हूँ क्या, कि मुझे यहीं से देना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? दे सकते हैं सर। मॉडिफिकेशन सिखा रहा हूँ आपको। सर, मेन से ऊपर से देने का, ऊपर से ही देना पड़ेगा। ऊपर से ही। क्योंकि अगर मैं emergency यहाँ जब से दबाते हैं इस्तेमाल तो करता कट हूँ ऑफ तो होना क्या होगा? अगर मैं यहाँ से इसको फेस सप्लाई दे दिया, यहाँ से इसको ऑपरेट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, तो क्या होगा यहाँ पे? है। रिले काम नहीं करेगा सर। करेगा? क्या कुछ नहीं डिफरेंस है? होगा सर, ठीक है। क्या डिफरेंस है? इस जगह पे पावर सप्लाई इसी वायर के थ्रू आया, इसके बीच में कोई कांटेक्ट है क्या? नहीं है ना। कोई एनओएनसी कांटेक्ट है बीच में? नहीं है। वही वायर यहाँ पे जो कनेक्ट है वही वायर इधर भी गया, तो यहाँ से लूप करो चाहे यहाँ से लूप करो, बात एक ही है। क्या हम बीच में वायर कट करके लूप मारते हैं क्या? नहीं ना। आपको किसी ना किसी टीवी पे, किसी ना किसी कनेक्टर पे कनेक्ट करना होगा ना। तो आप सिंपली यहाँ पे टीवी नंबर 1 जो है उसका जो 1 नंबर का टीवी है वहीं से एक वायर का लूपिंग करके इस वाले इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को पावर दे दोगे। अब ये इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन आपका एनो है, तो आप इस एनो कॉन्टैक्ट को डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, इसके जरिए पावर सप्लाई यहाँ नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप इमरजेंसी बटन को दबा के रखोगे तभी पावर जाएगा, नहीं तो ओपन रहेगा तो पावर जाएगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे सर्किट बिल्ड करना होगा। तो सर्किट बिल्ड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट जो है इस एनो कॉन्टैक्ट को लाके इस वाले रिले के साथ कनेक्ट कर दोगे, रिले को न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे दे दोगे, रिले आपका चालू। अब इस रिले का क्या चीज इस्तेमाल करूं जिससे कि सर्किट में यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन के थ्रू यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो जाए। एनसी लगा, सिंपली एनसी यहाँ लेना पे पड़ेगा। एनसी ही यूज होगा। एनसी ही क्यों यूज NC करना पड़ेगा? लेना। क्योंकि हमें मालूम है इस सर्किट में पावर सप्लाई यदि हमें आगे देना है तो एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एनसी कॉन्टैक्ट के थ्रू ही पावर यहाँ पे फ्लो होगा। क्लियर है? तो इसका कनेक्शन करने के लिए मैं क्या करूं, सिंपली यहां पर जो मेरा ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसको यहां पे जंपर वायर निकल जाएगा, इस वायर को मैं लेके आऊंगा, एनसी कॉन्टैक्ट यहां पे इस्तेमाल करूंगा। ये एनसी कॉन्टैक्ट किसका होगा? तो रिले का। तो रिले का एनसी कॉन्टैक्ट मैं यहां लिख दिया और इसको पावर सप्लाई यहां से निकाला और इसको कहां कनेक्ट करूं? ओवरलोड का इनपुट में। ओवरलोड के इनपुट पे कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं यहां पे इस वाले टीवी पे कनेक्ट करूंगा। प्रॉपर कनेक्शन करना है हमें, जुगाड़ नहीं करना यहाँ पे। तो आप सिंपली इस वायर को ले जाके यहाँ पे T1 पे 1T का 2 नंबर का टीवी जो है उस टीवी पे कनेक्ट कर दोगे, आपका सर्किट कंप्लीट। एनो कॉन्टैक्ट के थ्रू आपने यहाँ पे इमरजेंसी सर्किट बना दी है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इमरजेंसी पुश बटन ये जो हमारा जंपर वायर है इससे पावर सप्लाई ओवरलोड रिले के एनसी में जा रहा है और इसके थ्रू पावर सप्लाई फिर से यहाँ पे लूप हुआ है और इस चीज को मैंने दिखाया था पहले ही। इसके जरिए पावर सप्लाई हमारे वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले में जाएगा और उसका एनो कॉन्टैक्ट के थ्रू पावर सप्लाई यहाँ पे आगे जा रहा है। अब ये एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पर है तो क्या सर्किट में पावर जान देगा? जान देगा ना, क्योंकि ये वीएमआर रिले जो है, ये वीएमआर रिले क्या करेगा, पावर सप्लाई को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद पावर सप्लाई ओके है तो यहाँ से पावर सप्लाई इसमें दे देगा और इसका पावर सप्लाई डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे पावर सप्लाई आया तो वो पावर सप्लाई कहाँ पे कनेक्ट किया गया है? तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटो मैनुअल स्विच है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच। अब ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच जो है इसमें आप देखोगे इस साइड भी कॉन्टैक्ट दिखाया गया, इस साइड भी कॉन्टैक्ट दिखाया गया है। तो क्या यहाँ पे 2 डिफरेंट सेलेक्टर स्विच इस्तेमाल किया गया कि एक ही सेलेक्टर स्विच है? एक ही है। आप यहाँ पे एक चीज देखिए
कि जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसमें यहाँ पे इस प्रकार से लाइन बनाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों सेलेक्टर स्विच जो है एक ही है, एक ही सेलेक्टर स्विच का सेकंड कॉन्टेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट इसका ये हो गया, दूसरा कॉन्टेक्ट यहाँ पर ये हो गया। फर्स्ट कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल कंट्रोल सर्किट में किया गया है और सेकंड कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे ऑटो मैनुअल फीडबैक के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि VMS के लिए जा रहा है। ठीक है, VMS का मतलब ये होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। उसको ज़्यादा डिटेल में मत समझिए, सिंपली आप समझिए कि एक PLC लगा होगा, उस PLC को फीडबैक देने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है? बढ़िया। अब यहाँ पे हमारा जो ऑटो मैनुअल स्विच है, उस सेलेक्टर स्विच को यदि मैं ऑटो पे करता हूं तो यहाँ से पावर सप्लाई जाएगा इस पॉइंट पे, और यदि इस सेलेक्टर स्विच को ऑफ पोजीशन पे रखूं तो कहीं भी पावर सप्लाई नहीं जाएगा। ये हमारा ऑफ पोजीशन हो गया, और इसको यदि मैं इस साइड कर दूं, मैनुअल पे कर दूं, तो पावर सप्लाई इस सर्किट में फ्लो होगा। ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे जो पावर सप्लाई आ रहा है इस वाले पॉइंट पे, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, और ये इसका ऑटो वाला टर्मिनल हो गया और ये इसका मैनुअल वाला टर्मिनल हो गया। तो मैनुअल सेलेक्ट करने पे मैनुअल टर्मिनल पे पावर सप्लाई आएगा, और ये पावर सप्लाई किस में गया है, स्टॉप पुश स्टॉप पुश बटन में। अब ये जो स्टॉप पुश बटन है, इस वाले स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई फिर से एक टीवी में चला गया, और फिर से यहाँ पे एक और स्टॉप पुश बटन में पावर सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। दो स्टॉप पुश बटन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। देखिए, पहला स्टॉप पुश बटन जो है उसके पास में लिखा हुआ है पैनल। इस ड्राइंग में तो सब कुछ साफ साफ लिख दिया गया है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं। फर्स्ट वाली जो स्टॉप पुश बटन है ये हमारे पैनल के ऊपर ही लगा हुआ है। दूसरा जो है ये हमारा लोकल पुश बटन जो स्टेशन होता है उस वाले स्टेशन पे लगाया गया। मतलब कि जो हमारा मोटर है, जो एग्जांपल मैंने दिया कि जो हमारा मोटर है उस मोटर के पास में हमने स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन और एक इमरजेंसी पुश बटन को लगाए थे, यही था ना। और ये एक क्या होगा, एक पैनल के अंदर होगा। तो इसमें जो पावर सप्लाई जाएगा वो पावर सप्लाई कहाँ से आना चाहिए, टीबे के थ्रू, क्योंकि ये मालूम है ये जो हमारा स्टार्ट स्टॉप पुश बटन का स्टेशन होगा वो मोटर के पास लगा हुआ है, मतलब दूर लगा हुआ है। तो अगर पैनल के बाहर पावर सप्लाई लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले टीवी पे कनेक्ट करेंगे, वहाँ टीवी से पावर सप्लाई को जाके इस वाले पैनल में लेके चले जाएंगे। अब इसमें भी जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक और टीवी दिया हुआ है। ये जो टीवी है इसके अंदर लगा हुआ, मतलब कि इसी पैनल के अंदर में नीचे में यहाँ पे टीवी लगा होगा, इसमें यहाँ पे आके पावर कनेक्ट होगा। फिर इसके आउटपुट को ले जाके यहाँ से किस में कनेक्ट हुआ है, स्टॉप में। तो यहाँ से पावर सप्लाई ले जाके इस जगह से पावर सप्लाई को ले जाके इस वाले स्टॉप में कनेक्ट किया गया। फिर इसका आउटपुट लाके यहाँ पे एक टीवी और है, तो इस वाले टीवी के साथ में सेकंड वाले पे कनेक्ट किया गया है। समझ में आया जी? ठीक है। और एक चीज आप देखोगे यहाँ पे डॉट 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 लाइन बनाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सभी चीजें हैं वो एक जगह पे अवेलेबल है, मतलब एक पैनल के अंदर में, एक बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है। तो स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन में जा रहा है, फिर स्टार्ट पुश बटन से पावर सप्लाई यहाँ पे एक और टीवी में चला गया। अब इस वाले डायग्राम, केवल इतना डायग्राम को आप देखिए और बताइए कि मेरा ये जो स्टेशन है, पुश बटन स्टेशन है, उसके अंदर में नीचे में कितना टीवी लगा हुआ है, कितना का इस्तेमाल हुआ वो समझिए। लगा कितना वो छोड़ दीजिए, कितना टीवी का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है टोटल। ड्राइंग जूम कीजिए ना। एक मिनट, दिख रहा है जी, यहाँ पे आप देख सकते हो साफ तौर पे टोटल 3 टीवी लगाया गया है, 1 2 3। और कनेक्शन कैसे हुआ है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका जो जंक्शन बॉक्स होगा उसमें एक स्टार्ट बटन लगा होगा, एक स्टॉप बटन, 2 ही चीजें हैं। अब यहाँ पे 3 टीवी है, तो इस टाइप से मैं टीवी बना देता हूँ 1 2 3 करके। अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे फर्स्ट टीवी है इस पे पावर सप्लाई ऊपर से आ रहा है, तो पावर सप्लाई यहाँ से आया फेज सप्लाई, और इसको यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। अब इस फेज सप्लाई को सबसे पहले स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट किया गया, तो ये मेरा स्टॉप है, तो इसी वाले जगह से एक वायर का कनेक्शन करके इसको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब देखोगे इस वाले स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई गया है स्टार्ट में, तो यहाँ से आउटपुट पावर सप्लाई जो निकल रहा है, इस आउटपुट पावर सप्लाई को यहाँ से कनेक्ट करके इस वाले स्टार्ट पुश बटन को प्रोवाइड कर दिया गया है। ऐसा ही होगा ना। अब क्या हुआ, इस वाले स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट से पावर सप्लाई को लाके टीवी पे कनेक्ट किया गया है। अब टीवी नंबर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो आप सिंपली इसको सेकंड मान सकते हो कि इससे पावर सप्लाई जो निकलेगा वो आके सिंपली यहाँ पे सेकंड टीवी जो है इस पे कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और टीवी है, इस टीवी पे पावर सप्लाई कहाँ से आएगा, दोनों से कॉमन पे आपका जो स्टॉप पुश बटन है या फिर स्टार्ट पुश बटन है, उन दोनों के इनपुट आउटपुट से हो सकता है, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से या फिर स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके यहाँ पे लाके कनेक्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका जो LCS होती है उस LCS का कनेक्शन। अब यहाँ पे जो पावर सप्लाई दिए हैं, ये पावर सप्लाई डायरेक्टली अंदर आ जाएगा हमारे पैनल में। क्लियर है? कोई नहीं, शायद क्लास से बोर हो रहे हैं तो सोचे गाना भी बजा लें। वैसे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चल रहा है तो जो मोनेटाइजेशन है वही ऑफ हो जाएगा।
चलिए, समझ में आया ये चीज़ें? प्लीज़ जो भी गाना बजा रहे हैं आप गाना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको क्लास से मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखे कि कनेक्शन किस प्रकार से है। यहाँ पे जो डायग्राम में बताया गया उसको चीज़ को मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दिया। इसमें क्या आपको किसी प्रकार का डाउट है? बोलिए, कुछ तो बोलिए, हाँ या ना। नो नो सर, नो सर, नहीं समझ में आया? नो सर। नहीं डाउट नहीं है। चलिए बढ़िया। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि पावर सप्लाई इस प्रकार से आ रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना था, भूल गया, ठीक है, वो सॉन्ग के चक्कर में। यहाँ पे जो वायर कनेक्ट किया गया इस वाले टीवी का, इसका तो हमें समझ में आ गया कि इनपुट पावर सप्लाई यहाँ पे आया, इसका पावर सप्लाई यहाँ पे, फिर इस टीवी पे चला गया। इस वाले टीवी का काम क्या है? इसको क्यों कनेक्ट किया गया? इस पे पावर सप्लाई क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? तो टीवी 4 पे लेके जाना है। ये हमारा होल्डिंग सर्किट के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। वोल्टेज सर्किट में जाएगा ना जी, होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए इस वाले वायर को इस्तेमाल किया गया है। आपको मालूम है होल्डिंग सर्किट बनाना तो क्या करना होता है? स्टार्ट पुश बटन जो है उसी के पैरेलल में हमें एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसी के इनपुट से यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दिया और इसको लेके आए यहाँ पे इस पे कनेक्ट कर दिया 4 नंबर टीवी पे। फिर यहाँ से आप देखोगे एक होल्डिंग सर्किट यहाँ पे बन रहा है CM करके नाम से। तो इस वाले मैन कॉन्ट्रैक्टर जो है, CM का मतलब मैन कॉन्ट्रैक्टर, तो मैन कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसको पावर सप्लाई यहाँ से दिया गया है होल्डिंग के लिए एनो कॉन्टैक्ट पर। क्लियर है जी। चलिए, अब इसके बाद यहां से पावर सप्लाई जो हमारा निकल रहा है वो यहां पे आया है। इस पावर सप्लाई को आप देखोगे यहां पे मल्टीपल सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इन सभी सर्किट में पावर सप्लाई कब आएगा? जब हम इस वाले सर्किट से पावर सप्लाई फ्लो करवाते हैं, मतलब कि ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करते हैं तो पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा। ऐसा ही है ना? अगर मैं यहाँ पे इस वाले सर्किट में पावर सप्लाई लेके आना चाहूँ तो इस सर्किट में पावर सप्लाई लाने के लिए कितना रास्ता है? यहाँ पे पावर सप्लाई कितना जगह से मैं पावर सप्लाई ला सकता हूँ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इसके बाद एक वायर यहाँ से आया है जो कि एक PLC के थ्रू आएगा, तो इस जगह से भी ला सकता हूँ। मतलब कि 4 जगह से मैं यहाँ पे इस वाले सर्किट में पावर सप्लाई ला सकता हूँ और मेरे स्टार्टर को यहाँ पे चालू कर सकता हूँ। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है, अब मुझे इमरजेंसी में मेरा जो स्टार्टर है उसको चालू करना है, तो क्या मैं यहाँ पे सिंपली इस वाले वायर को लूप करके यहाँ पे लूप कर दूं तो क्या मेरा स्टार्टर चालू हो जाएगा? हो जाएगा ना? आप देखोगे पावर सप्लाई यहाँ तक अगर आ रहा है तो सब कुछ सही है, VMR रिले भी सही है, ओवरलोड रिले भी सही है, स्टॉप पुश बटन, इमरजेंसी पुश बटन भी नहीं लगा हुआ है। तो हमें केवल यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन लगा प्रेस करना था, लेकिन स्टार्ट पुश बटन का जो एलिमेंट है वो बाई चांस खराब हो गया है और आपके पास में टाइम नहीं है उसको रिपेयर करने का, आपको स्टार्ट करना है इमरजेंसी में। तो आपने सिंपली क्या किया, आपके पैनल में देखे कि जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है उसका एनो कॉन्टैक्ट जो है उस एनो कॉन्टैक्ट के थ्रू एक वायर का लूपिंग यहाँ पे कर दिए और फिर उसको निकाल दिए। आपका जो कॉन्टैक्टर है वो चालू हो जाएगा। इस सर्किट में एक पावर आया, ये पावर सीधा गया और हमारे मेन यहाँ पे पहले स्टार को चालू करेगा, फिर मैन को चालू कर देगा। मैन चालू होते यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट ऑलरेडी क्लोज हो जाएगा, फिर पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते रहेगा। ऐसा ही है ना? ठीक है। सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर बढाउने तयारी गरेको छ। वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाउने र रकम बढाउन ढुकुटी। हेमंत जी, सैमसंग ये जो सैमसंग है शायद आपको मैं रिमूव कर दूंगा, प्लीज़ आप लोग गाना मत बजाइए या फिर जो भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन जो है इसको प्रेस करता हूँ तो पावर सप्लाई यहाँ से टीवी में गया। हाँ जी सर, मेरा तो बंद है, मैं हेमंत बात कर चलिए, रहा हूँ। 3-4 जन का माइक चालू है, उसके वजह से सॉरी नॉइज आ रही है गाने का, वो भी जो भी है। नो तो क्या होगा मेरा कि बंद ही था, ऑलरेडी बंद था मेरा। कोई नहीं, मैं बस एक वार्निंग दिया, जो भी हो, आप नहीं है कोई और होगा, जो भी है मैं उनको रिमूव कर दूंगा आइडेंटिफाई करके। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास में। ठीक है, क्लास में डिस्टर्बेंस और मजा नहीं है। देखिए मैं क्या एक्चुअली क्या होता है, जब भी पढ़ाता हूँ मैं कभी माइक को बंद नहीं रखता हूँ। ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये है कि आप लोग अगर लाइव क्लास मुझसे पढ़ रहे हो, लाइव में पढ़ रहे हो, तो आप लोग मुझसे बात कर सको, इसके लिए मैं मौका देता हूँ आप लोग को। अगर मैं चाहूँ तो माइक को बंद करके भी आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। लेकिन आपके माइंड में अगर कोई डाउट आती है तो वो चीज़ आप पूछ नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ ऐसा ना हो, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए पूरा छूट दे के रखा हूँ कि जब आपको बात करना हो माइक चालू करिए, मुझसे बात कर लीजिए। तो उसी टाइम पे आप सिंपली माइक को चालू करिए। आप अपने घर में आपके फैमिली मेंबर्स है या फिर कुछ भी आप काम कर रहे हो तो माइक को चालू कर दोगे, नॉइस आएगा तो जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों के लिए जो रिकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड करूँगा उसमें भी रिकॉर्डिंग जाएगा, प्लस क्लास में भी डिस्टर्बेंस हो रही है तो वो चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अभी डेमो क्लास चल रहा है तो डेमो क्लास में मेरे पास में है कि जरूरी नहीं है कि मैं आपको क्लास में रख के ही पढ़ाऊँ, मैं आपको हटा भी दूंगा तो बाकी स्टूडेंट जो है आराम से जो पढ़ रहे हैं उनको मैं पढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज मतलब डिस्टर्बेंस मत करिए। नॉर्मली क्लास जब आपको क्वेश्चन पूछना हो माइक चालू करिए, क्वेश्चन पूछिए, फिर माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, पढ़ने में आपको मजा आएगा, फिर बहुत सी सारी चीजें सिखा सकता हूँ। जो टाइम है मेरे पास में 9 बजे तक का, ठीक है, 9 बजे तक में मैं आपको बहुत सारा नॉलेज दे दूंगा। अगर आप डिस्टर्बेंस करोगे तो फिर क्या होगा कि टाइम तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं जो सिखाना चाहता हूँ वो चीज़ें आपको पूरा नहीं सिखा पाऊंगा, कम ही हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा पैशन बनाइए उसमें। ठीक है सर 1 मिनट, गुड इवनिंग सर।
जी गुड इवनिंग। सर ये मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो वायर जो कनेक्ट करते हैं उसके साथ में फेरुल नंबर भी होता है, तो फेरुल नंबर से कैसे कोडिंग करेंगे कि ये वाला वायर यहाँ से पड़ा हुआ है? जी सुनील जी, इस वाले ड्राइंग में एक्चुअली क्या है, यहाँ पे फेरुल नंबर दे दिया गया है, ठीक है। इस वाले ड्राइंग में फेरुल नंबर नहीं है, लेकिन आगे जो हमारे क्लासेस होंगे, लाइव क्लास जो होगा, उसमें वो सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्लस मैं आपको फेरुल नंबरिंग का जो स्टैंडर्ड होती है, तरीका होता है, उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूंगा। ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग एक सिंपल सा ड्राइंग है, इसमें यहाँ पे फेरुलिंग नहीं दिया गया है। जैसे कि फेरुल नंबर यहाँ पे लिखा होता है कि इस वायर का क्या फेरुल नंबर होगा, सिंपली आप समझ लीजिए 1 2 3 जो भी लिखा हो, या फिर x1 x2 जो भी लिखा हो, उसका आप नंबरिंग देख के कैसे पता करोगे कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट है, वो सब चीज़ मैं अपने लाइव क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। उस चीज़ का आपको डाउट नहीं बनेगा। अभी इसमें नहीं है तो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको डाउट बनेगा, तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी कभी पैनल खोलता हूँ तो फेरुल नंबर आता है तो मालूम नहीं चलता, मगर फिर कंटिन्यूटी से चेक करना पड़ जाता है। कभी फेरुल नंबर रहता है तब कंटिन्यूटी करना पड़ता है, कि नहीं रहता है तब करना पड़ता है? नहीं, फेरुल नंबर आता है तो मालूम किधर नहीं कौन सा फेरुल नंबर से फिर कहाँ से कहाँ जाएगा ये नहीं मालूम चलता है कि कौन सा नंबर डाला हुआ है। ये चीज़ें जब हमारे क्लास में आपको ड्राइंग पढ़ाएंगे तो वो एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं तो हमारा जो एक ड्राइंग का कोर्स है उसमें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हूँ उस वाले कोर्स में, ठीक है। हमारा जो ड्राइंग का क्लास है ड्राइंग का मैं लिया, लास्ट वाले क्लासेस में आप देखोगे तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ड्राइंग वाले क्लास में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये जो हमारा लाइव क्लास है, इस वाले लाइव क्लास में फेरुल का डिटेल दिया गया है, प्लस इस वाले में भी दिया गया है, ठीक है। दोनों को देखोगे तो लास्ट में, स्टार्टिंग में तो नहीं, स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें चलती है, आखिरी में जो मेन टॉपिक है वो आता है, तो वहाँ पे आपको दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। नहीं है तो आप लाइव क्लास यदि ज्वाइन करते तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू कर दे। वैसे आप पुराना स्टूडेंट हो, आपको बता देंगे, कोई सुनिए, आप क्लास में देखोगे तो पता चल जाएगा अगर क्लास लिए हो तो, ठीक है। चलिए, अभी मैंने यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, इसके प्रेस करने से पावर सप्लाई यहाँ पे इस सर्किट में आया, इस सर्किट में, इस सर्किट में, इस सर्किट में, और यहाँ पे। अब यहाँ पे बताइए कि सबसे पहले मेरा कौन सा डिवाइस चालू होगा? यहाँ पे कौन सा? टाइमर यहाँ पे चालू होगा, ठीक है। टाइमर जो है, इस टाइमर को पावर सप्लाई डायरेक्टली आया तो टाइमर मेरा चालू हो जाएगा। अब टाइमर के चालू होने के बाद कौन सा कॉन्टेक्टर हमारा चालू होगा? स्टार, ठीक है। ये मेरा स्टार कॉन्टेक्टर है। इस कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट के थ्रू आ रहा है, तो क्या ये चालू हो जाएगा? थोड़े टाइम के बाद चालू होगा, थोड़े टाइम के बाद चालू होगा। डेल्टा में भी तो यहाँ पे एनो यूज हुआ है, मेन कॉन्टेक्टर में भी एनो यूज हुआ है, तो क्या यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन जो ऊपर लगा हुआ है, यहीं पे स्टार्ट पुश बटन बना देता हूँ मैं एक। यहाँ पे मान लीजिए एक स्टार्ट पुश बटन लगा हुआ है, इसको तो मैं कुछ सेकंड के लिए ही केवल प्रेस करता हूँ ना, 1 सेकंड के लिए प्रेस किया, छोड़ दिया, तो क्या 1 सेकंड का ही टाइमर में टाइम सेट किया गया, 1 सेकंड में ये क्या करेगा, चेंज कर देगा कि मुझे यहाँ पे 2 मिनट के लिए प्रेस करके, मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड तक प्रेस करना पड़ेगा, टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे काम चालू हो। मेन कॉन्टेक्टर भी यहाँ पे होल्डिंग सर्किट भी यहाँ पे ओपन है। कैसे पावर जाएगा इधर? पावर सप्लाई कैसे जाएगा, कैसे चालू होगा? क्या वायरिंग गलत है? सर वायरिंग गलत है। सही है, मैं बोल रहा हूँ सही है, गलत भी नहीं है। नहीं सर। अब क्या लगता है आपको, क्या है? एनसी कॉन्टैक्ट रहेगा ना। क्या चीज? स्टार कॉन्टैक्टर का कॉइल में, टाइमर का तो एनसी कॉन्टैक्ट रहेगा। ठीक है। अभी तक जो आप ड्राइंग पढ़ते आए हो वो सिंपल वाली ड्राइंग आप पढ़ते आए हो, जहां पे नॉर्मल कौन सा टाइमर इस्तेमाल होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में? ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर। आपने जो अभी तक टाइमर का फंक्शन समझे हो, वहां पे ऑन डिले टाइमर का फंक्शन आपने समझे हो, और उसी चीज को आप समझ के यहां पे भी अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, अभी मैं टाइमर का क्लास ले रहा था पीएलसी वाले क्लास में, तो मैंने एक टाइमर बताया था, स्पेशल टाइमर। तो उसमें मैंने एक टाइमर बताया था जो स्टार डेल्टा स्टार्टर में इस्तेमाल होता है। कौन सा टाइमर बताया था? है कोई स्टूडेंट स्टार पीएलसी वाले? भूल गए लग रहा है आप लोग। लैचिंग टाइमर बोले थे क्या सर? नहीं, अभी जो पीएलसी का क्लास हो रहा है, सुनील जी शायद आप पीएलसी वाले क्लास में नहीं है, ठीक है। अभी मैंने कल परसों वाले क्लास में ही मैंने बताया था कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है उसके लिए स्पेशली एक टाइमर आता है स्टार डेल्टा टाइमर के नाम से। उस टाइमर का ही इस्तेमाल हमें स्टार डेल्टा में करना होता है, और उसी टाइमर का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। आप देखोगे यहाँ पे TSD लिखा हुआ है, इसका मतलब टाइमर यहाँ पे स्टार डेल्टा वाली इस्तेमाल हुआ है। अब स्टार डेल्टा वाली टाइमर इस्तेमाल हुआ है तो उसमें एनो कॉन्टेक्ट क्यों इस्तेमाल हुआ है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली टाइमर होती है, उस टाइमर में जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर के लिए कॉन्टेक्ट होता है, उस कॉन्टेक्ट का जो कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टेक्ट तुरंत इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा जैसे ही इस टाइमर को पावर सप्लाई मिलता है। अगर इस टाइमर को पावर नहीं दिया तो ये क्या रहेगा? ओपन। लेकिन टाइमर को पावर सप्लाई दिया कुछ ही मिली सेकंड के अंदर में, ये एनो कॉन्टेक्ट तुरंत क्लोज हो जाएगा और पावर सप्लाई इधर दे देगा। क्लियर हुआ? सर जी सर।
ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो टाइमर इस्तेमाल हुआ वो स्टार डेल्टा वाली इस्तेमाल हुआ है, ना वायरिंग गलत है ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत है। आपका स्टार कॉन्टेक्टर ही पहले चालू होगा, लेकिन चालू करने के लिए यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर इस्तेमाल हुआ है, सॉरी स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली टाइमर इस्तेमाल हुआ है। इस टाइमर में फंक्शन रहता है कि आपका जो स्टार कॉन्टेक्टर के लिए जो कॉन्टेक्ट होगा वो कॉन्टेक्ट तुरंत क्लोज होगा। यहाँ पे इंस्टेंट लिखा हुआ मतलब तुरंत कॉन्टेक्ट क्लोज होगा जैसे इस टाइमर को पावर मिलता है। इसको पावर मिला तुरंत ये क्लोज हुआ, क्लोज होने की वजह से पावर सप्लाई आपका यहाँ पे इस जगह से आगे फ्लो होगा और यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट है तो इसके जरिए पावर सप्लाई इसमें चला जाएगा और ये कॉन्टेक्टर जो है ये हमारा ऑन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसके चालू होने से क्या होगा, इसका जो एनो कॉन्टेक्ट है CS कॉन्टेक्टर है, CS का मतलब कि स्टार कॉन्टेक्टर, तो स्टार कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, इसके वजह से पावर सप्लाई यहाँ पे और मेन कॉन्टेक्टर भी चालू। मतलब कि स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते ही टाइमर चालू, टाइमर के साथ में यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर चालू और इसके वजह से मेन कॉन्टेक्टर चालू हो गया। स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपको मालूम है स्टार कॉन्टेक्टर सबसे पहले चालू होना चाहिए, उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर आपका चालू होना चाहिए। तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है, आपका पहले स्टार चालू हो रहा है और इसके वजह से यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर चालू हो रहा है। अब मेन कॉन्टेक्टर जैसे चालू होगा इसका एनो कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और पावर सप्लाई यहाँ से इधर फ्लो करवाना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि अभी के टाइम पे क्या हुआ, इधर से पावर सप्लाई आगे फ्लो हो रहा है और ये हमारा ऑन है और यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो हो रहा है, ये ऑन हो गया, इसके ऑन होने से यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो स्टार्ट हो गया। क्लियर है? अब ये टाइमर जो है ये काउंटिंग करेगा। मान लीजिए कि इस टाइमर में मैंने 8 सेकंड का टाइम सेट करके रखा हूँ। 8 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, 8 सेकंड के बाद में स्टार कॉन्टेक्टर को बंद करेगा, डेल्टा को चालू। तो पहले डेल्टा को चालू करेगा, उसके बाद स्टार को बंद करेगा कि स्टार को बंद करने के बाद डेल्टा को चालू करेगा? स्टार को बंद करके डेल्टा चालू करेगा। जी, आपका जो स्टार डेल्टा टाइमर होती है उस टाइमर में आपको 2 नॉब मिलेगा प्रोग्रामिंग करने के लिए। एक नॉब जो होगा उसमें आप टाइम प्रोग्राम कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने बोला 8 सेकंड, तो ये टाइम प्रोग्राम करोगे। दूसरा एक और नॉब होगा उसमें आप मिली सेकंड का टाइम सेट कर सकते हो, जैसे कि 10 मिली सेकंड, 50 मिली सेकंड या फिर 100 मिली सेकंड, इस टाइप से, या फिर 500 मिली सेकंड का भी आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। तो ये जो टाइम रेंज है उस टाइम रेंज को आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कितना मिली सेकंड के बाद में आपके डेल्टा कॉन्टेक्टर को चालू करें। और इसको चालू करने से पहले ये क्या करेगा, पहले स्टार को बंद कर देगा। मतलब कि टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही स्टार को बंद करेगा। स्टार को बंद करने के बाद इसका जो टाइमर है वो इतना मिली सेकंड जो आप सेट करोगे उतना मिली सेकंड के बाद इस वाले कॉन्टेक्ट को बंद करेगा, फिर यहाँ पे ये वाला कॉन्टेक्टर जो है वो चालू हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक चीज है, ये कॉन्टेक्टर जो है ये कॉन्टेक्टर हमारा बंद हो गया। इसके बंद होने से क्या हुआ, यहाँ पे जो क्लोज हुआ था सर्किट ये ओपन हो गया, लेकिन फिर भी ये चालू रहेगा। क्यों चालू रहेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक होल्डिंग सर्किट बना हुआ है, इसके जरिए पावर सप्लाई यहाँ पे आ रहा है। मतलब कि अभी के टाइम पे मोटर हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर इसके जरिए रन हो रहा है। मतलब कि मोटर जो है डेल्टा कनेक्शन में हमारा रन हो रहा है। क्लियर है? आगे समझ में? इंटरलॉकिंग देता है क्या चीज? स्टार डेल्टा का जो इंटरलॉकिंग रहता है आ रहे उसमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंटरलॉकिंग तो एक अलग पार्ट होती है, ठीक है। तो आपका जो स्टार डेल्टा स्टार्टर ये समझ आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखोगे, इस वाले स्टार्टर में यहाँ पे एक एनसी कॉन्टेक्ट लगा हुआ है और इसमें भी एनसी कॉन्टेक्ट लगा हुआ है। तो इसका काम ये होता है कि जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है ये यदि चालू हो जाए तो डेल्टा कॉन्टेक्टर चालू नहीं होना चाहिए। तो इसको चालू ना होने देने के लिए हमें यहाँ पे इंटरलॉकिंग करना पड़ता है और इंटरलॉकिंग करने के लिए इसी कॉन्टेक्टर का एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है? सेम तरीके से आपका जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है, आपका जो यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इसके जरिए आपका स्टार कॉन्टेक्टर चालू ना हो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है कि इस कॉन्टेक्टर का एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जिसके वजह से क्या होगा, अगर ये चालू होगा तो ये ओपन हो जाएगा, जिसके वजह से ये कॉन्टेक्टर जो है ये चालू नहीं होगा। अब क्या होगा, ये यदि बंद हो जाता है तो दोबारा एनसी बन जाएगा और पावर सप्लाई यहाँ पे फ्लो होने देगा। क्लियर हुआ? आगे समझ में कुछ डाउट है इसमें? अब इसमें देखोगे यहाँ पे इस वाले सर्किट के जरिए भी तो पावर सप्लाई आएगा। अच्छा इसको छोड़िए, अभी यहाँ पे एक और पुश बटन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्टार्ट पुश बटन LCS में लगा हुआ और एक पैनल पे लगा हुआ है। तो आपके इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर में स्टार्ट पुश बटन जो है उसको भी प्रेस कर दोगे तो आपका स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा। LCS में जो स्टार्ट पुश बटन लगा हुआ है उसको भी प्रेस कर दिए, चालू हो जाएगा। इसके अलावा मैंने बोला कि यहाँ पे एक और सर्किट है, इस सर्किट में पावर सप्लाई यदि आता है तो ये भी चालू कर देगा। अब इसमें पावर सप्लाई कहाँ से आएगा, तो ये T6 और T7 इस्तेमाल हुआ है। ये एक PLC के जरिए सिग्नल आएगा। ये जो ड्राइंग है ये ड्राइंग बहुत ही लंबा ड्राइंग है, ठीक है। मैं सिंगल पेज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप इस ड्राइंग को देखोगे तो यहाँ पे 18 पेज दिया हुआ है, ठीक है। इस वाले पेज में आपको एक जगह पे PLC भी देखने को मिलेगा। ये जैसे कि ये वाला PLC है, ये वाला, इस PLC के थ्रू यहाँ पे
ये मेरा पीएलसी है, पावर लॉजिक पीएलसी है। इस पीएलसी के थ्रू यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर को चालू करने का भी कमांड दिया जा सकता है। क्लियर है? ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को क्लास, लाइव क्लास जब हमारा होगा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे इस वाले सर्किट में, मैनुअल सर्किट में क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्टर स्विच को मैनुअल पे सेलेक्ट करूँ तो स्टार्ट पुश बटन के जरिए चालू करूंगा, स्टॉप पुश बटन के जरिए बंद करूंगा। लेकिन इस सर्किट में यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली पावर सप्लाई आया ना, स्टॉप पुश बटन तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो इस वाले स्टार्टर को कैसे बंद करेंगे बिना इस वाले सर्किट के, बिना स्टॉप पुश बटन के? क्या करना पड़ेगा? क्या हो गया? स्टार्टर कैसे बंद होगा? हेमंत जी बताइए। पीएलसी कॉन्टैक्ट आवाज वॉइस बहुत कम आ रही है आपकी, संजय जी बहुत कम आ रही है आवाज। बोला सर पीएलसी कॉन्टैक्ट होगा जी, पीएलसी से जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल आपका कंटिन्यूसली यहां से जाते रहेगा। मतलब कि पीएलसी का केवल एक आउटपुट हम इस्तेमाल करेंगे। पीएलसी का जो आउटपुट होगा उस आउटपुट के थ्रू यदि सिग्नल आ रहा है, पावर सप्लाई फ्लो हो रहा है, तो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर चलते रहेगा। लेकिन जैसे हम पीएलसी का सिग्नल को बंद कर देंगे, स्टार्टर जो है डायरेक्टली बंद, मतलब कि एक ही कमांड के जरिए यहाँ पे चालू बंद हो रहा है। क्लियर है? बाकी इस सर्किट में आप देखोगे यहाँ पे इसका इंडिकेशन लाइट लगाया गया है, यहाँ पे ऑफ इंडिकेशन, यहाँ पे ट्रिप इंडिकेशन, यहाँ पे ऑन इंडिकेशन। इसका कनेक्शन ऑलरेडी मालूम है। मेन कॉन्टेक्टर का ऑन इंडिकेशन, मेन कॉन्टेक्टर के पैरेलल में यहाँ पे ऑन इंडिकेशन लगा दिया गया है। मेन कॉन्टेक्टर चालू मतलब कि मोटर चालू, तो उसका इंडिकेशन के लिए यहाँ पे इसी के पैरेलल में इसको लगा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन लाइट लगाया गया है। इस लाइट को पावर सप्लाई किसके थ्रू आएगा, तो मेन कॉन्टेक्टर का ही एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा, उसके जरिए पावर सप्लाई इसमें जाएगा। उसके बाद ट्रिप इंडिकेशन के लिए पावर सप्लाई यहाँ पे ओवरलोड रिले का एनो कॉन्टेक्ट जो है उसके जरिए दिया जाएगा। क्लियर है? जी सर। अब देखिए, मैं टीवी की बात करा तो यहाँ पे देखोगे टीवी है। इस टीवी में कौन सा टीवी किस लिए इस्तेमाल हुआ है पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1T, मतलब कि इस वाले टीवी के ग्रुप का नाम 1T लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे 1 और 2 का इस्तेमाल इमरजेंसी स्टॉप, 3 और 4 का इस्तेमाल स्टार्ट स्टॉप के लिए। उसके बाद यहाँ पे 5 का भी इस्तेमाल हुआ है। 5 पे कौन सा पावर सप्लाई आएगा, होल्डिंग वाली। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे 6, 7 स्टार्ट स्टॉप किसके थ्रू, ऑटो स्टार्ट मतलब कि पीएलसी के थ्रू। यहाँ पे 8, 9, 10 ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच। इसके बाद यहाँ पे एक और सेलेक्टर स्विच था ये वाला, इसका जो फीडबैक था, सॉरी यहाँ पे T11, ठीक है। तो ये जो ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है इसके जरिए फीडबैक भी देना है। तो फीडबैक देने के लिए यहाँ पे 11, 12, 13, 14 टर्मिनल जो है इसका इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से 11, 12 जो है यहाँ पे 11, 10 और 11, यहाँ पे 10, 11 टर्मिनल जो है वो हमारा यहाँ पर इस्तेमाल हो गया है फीडबैक के लिए। एक मिनट, 10 तो कॉमन हो जाएगा इसका, 11, एक मिनट कन्फ्यूजन हो रहा, 10, 11, 10 नंबर टर्मिनल, 11 नंबर टर्मिनल जो है हमारा फीडबैक के लिए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे TX लिखा हुआ है। आप देखोगे एक चीज यहाँ पर, हमारा ओवरलोड डिले जो है, ये ओवरलोड डिले इसके ऑपरेट होने के बाद जो इंडिकेशन में पावर जा रहा है उसी के पैरेलल में यहाँ पे TX लगाया गया है। ये क्या चीज है, ये सिंपल सा एक रिले है। इस रिले को पावर सप्लाई प्रोवाइड यहाँ पे किया गया है। इस रिले के ऑपरेट होने से हम फीडबैक देंगे हमारे पीएलसी को कि हमारा जो ओवरलोड रिले है वो ट्रिप हो चुका है, आप मोटर को बंद कर दो। तो इस कंडीशन में उसका फीडबैक देने के लिए इस रिले का एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किया गया, उसके जरिए फीडबैक हमारे पीएलसी सिस्टम को दिया जा रहा है। क्लियर है? कुछ डाउट है इस वाले ड्राइंग में? कुछ भी डाउट है क्या आपको इसमें? आप लोग पूछ सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है क्या आप लोगों को? चलिए, किसी को कुछ डाउट नहीं है तो क्लास को एंड करने का टाइम आ चुका है। एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमसे लाइव क्लास के माध्यम से इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हो, यदि आप ऐसे इलेक्ट्रीशियन काम करें या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे भी अगर आप काम कर रहे हो और आपको इंडस्ट्री में काम नहीं सिखाया था, आपके सुपरवाइजर, आपके सीनियर आपको काम नहीं सिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे लाइव क्लास के माध्यम से इलेक्ट्रिकल नॉलेज ले सकते हो, जहां पे हम आपको पूरा इलेक्ट्रीशियन से जो इलेक्ट्रिकल नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको सिखाना स्टार्ट करेंगे। उसको सिखाते सिखाते इंजीनियर के लेवल पे जो नॉलेज होता है उस नॉलेज को हम प्रोवाइड करेंगे। इस वाले कोर्स का जो क्लासेस होगा उसका टॉपिक जो है वो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, जहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जो मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल पैनल में, उसके बारे में, उसका वर्किंग, वायरिंग, उसका ट्रबल शूटिंग, उसको चेक करना मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो होता है उसको कैसे पढ़ोगे, किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्किट कैसे बिल्ड करोगे, उसको मैं आपको सिखाने वाला हूं। रिले लॉजिक जो होता है, किसी प्रकार का कंडीशन आपको दिया जाएगा कि आप इस प्रकार का एक स्टार्टर, इस प्रकार का एक पैनल को डिजाइन कर दीजिए, तो कैसे डिजाइन करोगे, कैसे उसका वायरिंग करोगे, उसके बारे में सिखाने वाला हूं। ड्राइंग देके किस प्रकार से आप ट्रबल शूटिंग करोगे उसको भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं उसको भी मैं आपको पूरा लाइव क्लास के माध्यम से सिखाने वाला हूं। ये जो हमारा क्लासेस होने वाला है वो क्लासेस 7 बजे, यहां पे गलती से लिख दिया हूं, क्लास जो होगा वो क्लासेस हमारा जो होगा वो, सॉरी ये तो आज का क्लास का था, ठीक है। क्लास जो होगा वो हमारा रात को 9 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक क्लास होने वाला है। मतलब कि 1.5 आवर का क्लास हमारा डेली होगा, जो कि 30 डेज तक चलने वाली है।
30 दिन तक मैं आपको लाइव क्लास के माध्यम से पूरा ट्रेनिंग देने वाला हूं। ये जो लाइव क्लास होगा ये हमारा 27 मई से स्टार्ट हो जाएगा। रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक डेली क्लासेस चलेगा। क्लास जो होगा जूम क्लास के माध्यम से होगा, जहां पे आप हमसे डायरेक्टली बात करते हुए हर एक चीज़ सीख सकते हो। यदि आपको क्लास को ज्वाइन करना है तो इसके लिए यूट्यूब पे यदि आप वीडियो देख रहे हो तो इसका जो लिंक है मैंने यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इंस्टाग्राम पे यदि आप क्लास को देख रहे हो या फिर आप हमारे ग्रुप के माध्यम से क्लास देख रहे हो या फिर जूम क्लास के माध्यम से आप क्लास देख रहे हो तो सिंपली इस वाले व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको इस वाले क्लास का लिंक दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास हमारा 27 मई से स्टार्ट हो जाएगा। क्लास को ज्वाइन करने के टाइम पे आपको मैंने एक कूपन कोड भी दिया था, कूपन कोड का इस्तेमाल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस जो होगा उस क्लासेस को हमारे ऐप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से ऐप मिल जाएगा। इस ऐप के अंदर लॉगिन करके क्लास को देखना होता है। जो रिकॉर्डिंग होगा उस रिकॉर्डिंग को इसके जरिए देख सकते हो। लाइव क्लास तो आप डायरेक्टली जूम क्लास के माध्यम से देख सकते हो, जो कि आपको डेली व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, जैसे आप क्लास को ज्वाइन करोगे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, उस ग्रुप में आपको डेली लिंक मिलेगा, उसके जरिए आपको क्लास को अटेंड करना होता है। बाई चांस क्लास मिस हो गया, रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, रिकॉर्डिंग आपके पास में 4 साल तक अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास को एंड कर दूंगा। किसी प्रकार कोई डाउट है क्लास के बारे में, कोर्स के बारे में, पूछ सकते हो। इस क्लास का सर, इस क्लास ऐड करने के लिए कितना चार्ज है इसका? इसका फीस मैंने 1800 रुपया रखा हूँ, लेकिन अभी के टाइम पे 2-3 दिन के लिए केवल। देखिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे भी क्लासेस देखो तो ये क्लासेस बहुत दिन तक रहने वाला है। ठीक है, तो अभी जो तारीख है आज जो है, आज से 2 से 3 दिन तक मैं केवल ऑफर देने वाला हूं, जहां पे इसका प्राइस 1600 रुपीज़ होने वाला है। एक्चुअल प्राइस इसका 1800 रुपया है, लेकिन अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो इंजीनियर 200 तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 1600 रुपये केवल आपको फी पे करना होगा। इस फी पे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। इतनी सी कम फीस में मैं आपको 1 महीने तक डेली 1.5 घंटे ट्रेनिंग देने वाला हूँ। और जिस टाइप से आज एक्सप्लेनेशन किया, इससे अच्छे लेवल पे, इससे और भी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, डेमो क्लास से तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बोर होने लगोगे या फिर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे बोलेंगे सर ये क्या छोटा चीज़ें बता रहे हो। लेकिन जब लाइव क्लास होगा उसमें मैं आपको छोटा सा छोटा पॉइंट भी जो होगा ना, हो छोटा सा छोटा पॉइंट जो होगा उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ आप हमसे सीख पाओगे। सर एक क्लास पूरा आप ही लेंगे ना? ये पूरा क्लास जो होगा मैं ही पढ़ाऊंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं ही पढ़ाऊंगा। ये एक आरएलसी का क्लास है। ठीक है, आरएलसी रिले लॉजिक का जो कंट्रोल होता है, आरएलसी का पूरा क्लास होने वाला है। उसी चीज़ का नाम मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रखा हूँ, लेकिन इस लेवल पे पढ़ाऊंगा कि आपका जो नॉलेज है उस नॉलेज को इंजीनियर लेवल पे पहुंचा दूँ। ठीक है, पूरा क्लास मेरे द्वारा लिया जाएगा, किसी दूसरे पर्सन के लिए नहीं लिया जाएगा। ओके सर, ओके, चलिए बढ़िया। तो किसी को भी क्लास को ज्वाइन करना हो तो आप लोग लिंक के जरिए ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का जो क्लास है ये पसंद आया होगा। वैसे क्लास कैसा लगा आप लोगों को? सर हम तो बीच में आए मगर फिर भी वहाँ से भी अच्छा लगा। चलिए सुनील जी, आप तो वैसे पुराना स्टूडेंट हो हमारे, बाकी और भी स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए बढ़िया, पसंद आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नहीं पसंद आया। चलिए हम कोशिश वही करते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मतलब समझ में आ जाए। मैं पूरा इसलिए 0 लेवल से समझाता हूँ, एक इलेक्ट्रिशियन के तौर पे ही समझाता हूँ। ठीक है, मैं कभी इंजीनियर के तौर पे या फिर मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आपको ये चीज़ मालूम होगा उस चीज़ को क्यों एक्सप्लेन कराऊँ, कभी ऐसा सोचता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपको ये चीज़ बताना चाहिए। आपको अगर मालूम है तो सेकेंड पर्सन जो होगा, जो हमसे बात करने के लिए शर्माते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते नहीं है, शर्माते हैं, तो उनको वो चीज़ें पता चल जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको पूरा चीज़ें क्लियर हो जाए। बाकी लाइव क्लास जो होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, शायद आपने उससे पहले नहीं सीखे होंगे या फिर जानते भी होंगे तो उस लेवल पे नहीं जानते होंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। नहीं डाउट नहीं है सर, मैंने तो दूसरे पर से क्लास किया है पर आप जैसा अच्छा तो नॉलेज नहीं मिला। चलिए कोशिश करते हैं हम दूसरे से डिफरेंट रहें। ठीक है, वैसे मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो अदर ट्रेनिंग लेने के बाद भी हमसे ट्रेनिंग लेते हैं। थैंक यू सर। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास में जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलता हूँ आपसे हमारे लाइव क्लास में 27 तारीख को। सभी को गुड नाइट।